यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। बहुत ही काम के क्वेश्चंस हम केवीएस पेडागोजी जो परिणाम सीरीज है उसका सेशन 3 है। ये थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे। आपके कई टॉपिक क्लियर होंगे जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि सिलेबस से, गाइडेंस से, असेसमेंट से, इवन आज तो स्टीफन हॉकिंग को क्या डिजीज थी ALS उसके बारे में पूछ लिया, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है ना। और कल हम जो 2 दिन के पेपर हुए हैं, एक दिन का हम कर चुके हैं 12 को जो पेपर हुआ फरवरी को, टीजीटी में पेडागोजी कैसी आई, और इसके अलावा कल और परसों का, मतलब आज और कल का पेपर 13 फरवरी और 14 फरवरी का पेपर हम कल के सेशन में डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस, आज मेरा कजन है उसका भी एग्जाम था तो उसने भी काफी सारे डिटेल में बताए, आपने भी व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं क्वेश्चंस, कल के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पेपर एकदम बैलेंस्ड आ रहा है, स्पेशली पेडागोजी सेक्शन। हिंदी इंग्लिश ईजी आ रही है और मैथ्स लेंदी आ रहा है जैसा सुनने में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी, तो पेडागोजी जो हमने सिलेबस में की है, एडोलेसेंस से काफी क्वेश्चंस हैं, असेसमेंट से क्वेश्चन है, स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक, तो हम कहेंगे कुल मिलाकर के पेपर बैलेंस्ड है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने यूट्यूब के भी मैराथन्स ठीक से देखे हैं, नए टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा आप क्वेश्चन से कवर कर लें, जो हमने जैसे लास्ट 2 क्लासेस ली हैं क्वेश्चंस की कि करिकुलम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अभी हम कर भी रहे हैं, इसलिए मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इट्स बेटर कि हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर लें इस समय पे, है ना। और चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। आप लोग आ जाइए, पोल आपको साथ साथ मिलता रहेगा। कल क्लास हो नहीं पाई थी, कोई कह रहा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैम, है ना, इन्हीं चक्करों में रह जाना है। मुझे ऐसा मन कर रहा है मेरा ऐसे 80 साल का इंसान फील करने का, ऐसे खराब खराब बातें बोलने का, आप लोगों को वो भूमिका में आने का। क्या तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा वैलेंटाइन खराब कर दिया क्या हमने ऐसी बातें बोल के? चलो खैर, ये सब चलता रहेगा और कोई बात नहीं। जिनको वैलेंटाइन मनाना है वो वैलेंटाइन मनाए, जिनको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करें, है ना, और जिनको दोनों करना है वो दोनों कर लें भाई, जिनमें ज्यादा क्षमता हो। बाकी हम तो क्या करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। पेपर 1 में 101 आ रहे हैं और पेपर 2 में भी 101। नवल किशोर कह रहे हैं बहुत बढ़िया, ये वाले मेल्स भी आज खूब देखने को मिले हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी। क्लास 3 है ये आपकी, पोल आप साथ में वो करते रहेंगे। और ये जो आपका केवीएस वाला बैच था, ये 799 का आई थिंक बैच है, और इसमें एडमिशंस रीओपन है आप लोगों की भारी डिमांड पे। नहीं तो मुझे याद भी नहीं था, 12-15 दिन से एडमिशन क्लोज थे, मैं मम्मी के चक्कर में बिजी रही। फिर आप लोगों को जब मैंने लाइव सेशन लिया तब आप लोगों ने बताया कि ये क्लोज्ड है, फिर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके इनको रीओपन कराया है। जो 29 लाइव क्लासेस हैं इस बार की, अगर आप वो भी ढंग से देख लेते हैं, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह पे भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे करिकुलम हो गया, लीडरशिप हो गया, स्कूल मेंटल हेल्थ हो गया, तो वो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। इतना समय है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अब सारा कुछ रिवाइज कराना इस समय में पॉसिबल नहीं होगा। इस बार यूट्यूब पे उतनी मेहनत नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी, बट हाँ, अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं, आप ये प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स काम की चीजें आपको मिल रही होंगी। चलिए बहुत बातें हो गई हैं, इतनी बातों से ज्यादा हम और नहीं कर पाएंगे बातें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये विद आंसर्स PDFs मिल रही हैं। आते हैं क्वेश्चंस, आज अच्छे रहेंगे। आंसू आए तो रोक लीजिएगा, क्योंकि आंसू अच्छे हैं कुछ सीखने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और जवाब दीजिएगा पोल में। निशा पोल देंगी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इन्वॉल्व्स पीपल हु ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल एंड हुज डिफिकल्टीज आर लाइकली टू बी मोर सीवियर। जवाब दीजिएगा, जवाब। जनता क्या चाहती है? जवाब चाहती है। बताइएगा फटाफट से, है ना, बताइए, जवाब दीजिए। थैंक यू फॉर सीटेट आंसर की के हिसाब से 10 डेज में क्वालिफाई किया है, 120 और 121 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया स्वीटी, जिसके 130 प्लस आ रहे हैं वो हमें स्पेशली मेल करे, हम पूरी कोशिश करेंगे समय निकालने की, है ना। और मेल कीजिएगा तो सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि हमें ही मेल करें। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक लर्नर है वो कई जगह मेल कर देते हैं, फिर जहाँ जो पहले देख ले, फिर बाद में परेशान होते हैं कि नहीं यहाँ पे भी डिस्कशन करना था, वहां से तो कुछ थोड़ा बहुत ही देखा था, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। आप टी-शर्ट दे और हुडी देंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा? अच्छे नंबर लेके आइए, केवीएस में सिलेक्शन ले लीजिए, सीटेट में 130 प्लस ले आइए, दे देंगे, डोंट वरी। बॉटल भी देंगे आपको, डायरी भी देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, डोंट वरी। सी ऑप्शन कह रहे हैं 72% होगा। अब कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, बहुत बातें हो गई। लाइक शेयर कर दो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कहो भैया ऑथेंटिक क्वेश्चंस, ढंग के क्वेश्चंस हो रहे हैं, और पढ़ लो बैठ के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी बहुत हंसी मजाक मस्ती थोड़ी बीच में करेंगे। तो काउंसलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी जरूरी है जानना। तो कौन से प्रकार की काउंसलिंग है जो इन्वॉल्व करती है द पीपल हु ड्रॉप आउट, जो लोग स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल पूरा करने से पहले, उनको ड्रॉप आउट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट। एक वर्ड है ड्रॉप आउट और दूसरा है स्टेग्नेशन। ठीक, ये बेसिक से शब्द हैं एजुकेशन में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम ड्रॉप आउट रेट को कम करने की हर संभव प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो मिड डे मील चला करके हो, चाहे वो अभी हमारा FLN पे हम फोकस कर रहे हो, है ना। और दूसरा क्या है? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन
तो स्टैग्नेशन होता है रुकाव, जैसे पानी सड़ जाता है ना एक जगह पे रुका रुका। अगर बच्चा 1 साल से ज्यादा एक क्लास में देता है या फेल हो जाता है किसी कारणवश, किसी भी रीजन से, अगर वो एक क्लास में मोर देन अ ईयर रहता है तो वो स्टैग्नेंट कहा जाएगा। ड्रॉप आउट क्या है? स्कूल पूरा करने से पहले, या एजुकेशन पूरी नहीं हुई और स्कूल छोड़ दिया, है ना, 5वीं हुई नहीं 4थी में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि घर वालों ने कहा तुम लड़की हो घर पे बैठ जाओ, घर वालों ने कहा बेटा तुम सबसे बड़े बेटे हो घर के, तो तुमको कुछ और सीख लेना है, काम सीख लो कुछ जिससे जीवन चल जाए, पढ़ाई छोड़ दो। किसी भी कारणवश स्कूल छोड़ दिया, या मन नहीं लग पा रहा था, आपको बेसिकली चीजें समझ में नहीं आती थी, स्कूल में लोग मजाक उड़ाते थे इसलिए छोड़ दिया। तो ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ना एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, तो अब बात क्या हो रही है कि किस प्रकार की काउंसलिंग उन बच्चों को दी जाए जो ड्रॉप आउट जैसी स्थिति जिनकी बन रही है फ्रॉम द स्कूल एंड हुज डिफिकल्टीज आर लाइकली टू बी मोर सीवियर, जिनकी समस्याएं सीवियर हैं, उनको कोई समझ नहीं रहा है स्कूल में या फिर अन्य समस्याएं हैं। किस प्रकार की काउंसलिंग इनको दी जाएगी? तो ये स्कूल बेस्ड काउंसलिंग आप लोग कह रहे हैं, जो कि जवाब गलत है। इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग, समुदाय आधारित परामर्श। ठीक है, समुदाय आधारित परामर्श। क्या कहानी है समुदाय आधारित परामर्श की, समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो वो काउंसलिंग जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, यानी उनके और डिफिकल्टीज क्या है? सीवियर हैं। तो सिर्फ स्कूल से संबंधित समस्याएं नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये लंबी चलती है इस तरह की काउंसलिंग। इसको कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग या साइकोडायनेमिक अप्रोच कह देते हैं, जिसमें कम्युनिटी, पेरेंट्स, आसपास के काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, ये सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लंबा समय लग सकता है बच्चों को नॉर्मल होने में, क्योंकि समस्या क्या है? सीवियर है। स्कूल बेस्ड काउंसलिंग होती है जो स्कूल रिलेटेड इश्यूज हैं, स्कूल रिलेटेड मुद्दे हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, स्कूल रिलेटेड जो है उनमें स्कूल बेस्ड काउंसलिंग काम आएगी। जो स्कूल का काउंसलर है या जो भी ईवीजीसी जिनको हम बोल देते हैं आजकल, है ना, तो उसमें क्या है आपका स्कूल के काउंसलर्स प्रयोग में आ जाएंगे। लेकिन कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग में स्पेशली थेरेपिस्ट या ज्यादा स्पेसिफिक व्यक्ति जो लंबे समय तक मदद कर सके। स्कूल बेस्ड काउंसलिंग में क्या एक तरह की गाइडेंस है कि हाँ यहाँ समस्या आ रही है, आप पर्सनल बातें भी कर सकते हो कुछ हद तक, बट जो प्रॉब्लम का समाधान है वो कम्युनिटी बेस्ड में निकलेगा, क्योंकि सीवियर चीजें जो है वो कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग में आती हैं कि लंबे समय तक इलाज चल सकता है या फिर थेरेपी सेशंस चल सकते हैं या काउंसलिंग सेशंस चल सकते हैं। ठीक है ना, और ये दोनों को हम हटा देंगे। तो अगर नॉर्मल स्कूल रिलेटेड डेली बेसिस पे स्कूल में क्या समस्याएं आ रही हैं उससे रिलेटेड कुछ कंसल्ट करना है तो वो स्कूल बेस्ड काउंसलिंग हो गई। लेकिन अगर सीवियर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा हो तो वो कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग है या साइकोडायनेमिक अप्रोच है, जिसमें व्यक्ति को एक थेरेपिस्ट के साथ या काउंसलर के साथ लंबे समय तक रहना पड़ सकता है उस सीवियरिटी को, उस गंभीरता को कम करने के लिए। क्या समझे? समझ गए? ठीक है, तो दो तो बातें ये हुई, एक कम्युनिटी बेस्ड जिसमें सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके घर पे मान लो कोई इशू है उसकी वजह से वो स्कूल छोड़ रहा है, अब उसके लिए लंबी चीजें चलेंगी। ये स्कूल बेस्ड काउंसलिंग तो एक छोटा सा उपाय दे देगी ऊपर ऊपर से, लेकिन अगर लंबा ट्रॉमा है, कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग कही जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हुआ? ए सही। स्कूल बेस्ड का आपको समझ आ गया कहां स्कूल बेस्ड लगाना है। अब गाइडेंस और काउंसलिंग में मुख्य अंतर क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, और डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पे भी कल क्वेश्चन आया है केंद्रीय विद्यालय में, उस पर भी चर्चा करेंगे, प्रीवियसली हमने चर्चा की है। वैसे देखो, गाइडेंस है बेसिकली आप दिशा निर्देश दे रहे हो किसी को, है ना, जरूरी नहीं है आप एक्सपर्ट हो, आप अपने अनुभव, एक्सपीरियंस या उस क्षेत्र में, ठीक है, आपने कुछ काम किया है, एक्सपीरियंस के बेस पे भी गाइडेंस दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि भाई टीचर्स, या आप संडे वार्ता में मेरे साथ डिस्कशन करते हो, अब ऐसा तो नहीं जीवन के सारे अनुभव मैंने अभी ले लिए, बट हाँ एक माइंडसेट होता है व्यक्ति का, और दूसरों के अनुभव से सीखते हैं आप, और जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में मेरी एक्सपर्टीज होंगी, हाँ थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बात ये हो गई कि गाइडेंस आपको मिल रही है, लेकिन कोई ये कहे जी हमारे लिए दवाई भी लिख दो या हमें बहुत डिटेल में थेरेपी ही दे दो इतने महीने की, तो वो कुछ हद तक संभव हो सकता है, लेकिन जितना एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको गाइड कर देगा या बेहतरी से आपके साथ डील करेगा, उतना बेहतर कोई भी नॉर्मल टीचर या फिर जो स्पेशली ट्रेंड नहीं है उस चीज में, प्रोफेशनल नहीं है उस क्षेत्र में, वो नहीं कर पाएगा। तो गाइडेंस जो है वो बिना प्रोफेशनलिज्म के, यानी बहुत ज्यादा बिना एक्सपर्टीज के भी दी जा सकती है, बिना डिग्री के भी दी जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग में एक प्रॉपर प्रोफेशनल एस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। काउंसलिंग में प्रोफेशनल देगा, काउंसलिंग क्या देगा, एक प्रोफेशनल का होना, एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है। काउंसलिंग हम उसको कहेंगे पर्सनल मैटर्स पे होती है, मतलब बच्चों को कोई इंटरनल समस्या है, इंटरनल मुद्दा है उसका, है ना। गाइडेंस आपका हो सकता है वोकेशन से रिलेटेड, आप कंफ्यूज हैं कि ये कोर्स करूं कि वो कोर्स करूं, तो वो गाइडेंस हो गई। काउंसलिंग कहीं ना कहीं दोनों में शामिल है, लेकिन
मुख्य रूप से इस तरह से ही हम इसको देखते हैं। कल्याणी क्या कह रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट फॉर सीटेट अकॉर्डिंग टू आंसर की आई गॉट 30 आउट ऑफ 30 इन CDP, आई एम क्वालिफाइंग बोथ पेपर 1 and 2 विद 115 मार्क्स, थैंक्स अ लॉट। ये जीवन को सार्थक बनाती है, अदरवाइज जीवन में क्या ही है फिर, है ना। ये इस तरह की जो फीडबैक है आपकी, ये मेहनत जो पिछले 4-5 महीने से लगातार चल रही थी, पहले सीटेट के लिए, फिर KVS के लिए, फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आई इस दौरान, तो ये सारी मेहनत सार्थक हो जाती है जब आप इस तरह के कमेंट कर देते हैं। आपको वो चीज हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए, इतनी भरी हुई दुनिया में जहां लाखों ऑप्शंस हैं, तरह तरह के लोग हैं, ठीक। देखिए सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर ही रहे होंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ गाइडेंस और काउंसलिंग में। अगर इसको आप अपने नोट्स में जब PDF मिलेगी उस तरह से देखना चाहें तो मे बी गिवन इन ग्रुप्स। गाइडेंस जो है, मान लीजिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बैठ करके एक ग्रुप में बातें कर रहे हैं, या खड़े होकर के किसी कॉलेज में, मान लीजिए मैं ही जाती हूँ बहुत बार सेमिनार के लिए, अभी तो रुके हुए हैं, तो ये क्या होगा, गाइडेंस होगा एक तरह की, कि हम बात कर रहे हैं जीवन पे, करियर पे, इस पे उस पे, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन काउंसलिंग क्या है, गिवन इंडिविजुअली नॉट इन ग्रुप्स। आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप एक काउंसलर के पास जाएं, तो आपसे इंडिविजुअली आपके मन की बात जानेगा, आपके लिए क्या सही है वो इंडिविजुअली आपके बारे में बात करेगा, ठीक। तो गाइडेंस ग्रुप में दी जा सकती है, बट काउंसलिंग जो है इंडिविजुअली दी जाएगी। फेस टू फेस रिलेशन इज नॉट एसेंशियल। हो सकता है आप किसी का वीडियो देख रहे हो किसी समस्या पे, है ना, आप एक ग्रुप में बैठे हो सकता है जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है वो आपको पर्सनली जानता भी ना हो, आपका फेस टू फेस रिलेशन भी ना हो, बट आप उसकी बात को सुन लें, आपने किसी की स्पीच सुन ली मान लो, तो वो गाइडेंस जैसा ही है। लेकिन काउंसलिंग में क्या होगा, फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशन जो है वो जरूरी है, कि आप अपने थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ बैठें, उसको अपनी समस्या बताएं, फिर वो हल निकाले, या फिर साथ में मिलकर के आप हल निकालें। कई प्रकार की काउंसलिंग होती है, अभी आएंगे उस पर। द टास्क ऑफ गाइडेंस वर्कर इज नॉट एज सीरियस एज दैट ऑफ अ काउंसलर। काउंसलर का काम ज्यादा सीरियस है क्योंकि इसमें ये लंबी चल सकती है काउंसलिंग, और यहाँ प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ जरूरत पड़ी तो दवाइयां, जरूरत पड़ी तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है, एक स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़ सकता है काउंसलिंग में। लेकिन टास्क ऑफ काउंसलर इज मोर सीरियस देन दैट ऑफ अ गाइडेंस ऑफ वर्कर। तो काउंसलर का काम ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म का है। कॉर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज नॉट नीडेड। जरूरी नहीं है आप एक गाइडेंस देने वाले व्यक्ति को जानते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आपने कोई वीडियो देखा, उनकी स्पीच सुनी, जरूरी नहीं है आपका उनसे कॉर्डियल और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप ही हो। आपकी मर्जी है, आपको 2 बात उनकी सही लग रही है, आधी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग में आपको अपने थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ क्या होगा, एक रिलेशनशिप की नीड पड़ेगी, यानी आप बैठ करके उसके साथ चर्चा कर पाएंगे। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आप काउंसलर चेंज कर देंगे, ठीक है ना। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक उद्देश्य होता है, यहाँ पे आपको दिशा दे दी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होती हो जाए, नहीं होती हो तो क्या ही कर सकते हैं, गाइडेंस की बात कर रहे हैं। तो काउंसलिंग जो है वो ज्यादा यहाँ पे बेहतर माना जाएगा, या इन डेप्थ माना जाएगा काउंसलिंग को, और सरफेस लेवल पे माना जाएगा गाइडेंस को, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किस चीज की, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है स्कूल। तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से काउंसलिंग आपकी काम आती है, पेपर्स में आपके आई भी हुई है प्रीवियस एग्जाम्स में। डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको निर्देशित काउंसलिंग जैसा कुछ कहते होंगे हिंदी में, बट आप इंग्लिश में याद रख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या है, काउंसलर ज्यादा एक्टिव है, इसको एक्टिविटी बेस्ड काउंसलिंग या एक्टिव काउंसलिंग भी कह देते हैं, ठीक। इसमें जो काउंसलर है वो ज्यादा सक्रिय है, ये टीचर सेंटर्ड जैसा मान लो इसको, कि वो सॉल्यूशन निकालेगा, वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो प्रॉब्लम पूछेगा आपसे। ये E.G. विलियमसन ने इसको इजाद किया था। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर या महत्व किसको दिया जाता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंड करने को लेकर के, तो वो विलियमसन को दिया जाता है। दूसरा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे कई जगह पे अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन आ चुका है, KVS में भी अभी कल परसों भी क्वेश्चन आया, उससे पहले भी आया है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, है ना। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को कार्ल रॉजर्स ने दिया है। कार्ल रॉजर्स वही व्यक्ति हैं जो ह्यूमनिज्म के फादर कहे जाते हैं, मानवतावाद के। तो नॉन डायरेक्टिव क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहे बच्चे को, या डायरेक्टली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर दे रहे हैं, आप उसके मन में क्या है उसको धीरे धीरे आप दिशा दे रहे हैं, जिससे वो खुद जवाब तक पहुंच सके। तो यहाँ जो क्लाइंट है वो ज्यादा एक्टिव होता है, इसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। उसको एक्टिविटी सेंटर्ड काउंसलिंग कहेंगे जो डायरेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो काउंसलर है आपका वो काउंसलर सेंटर्ड है एक तरह से, वो डायरेक्ट करेगा। यहाँ पे क्लाइंट अपने आप को डायरेक्ट करेगा, काउंसलर जस्ट हेल्प करेगा पीछे से, ठीक। कार्ल रॉजर्स ने दिया है। फिर तीसरा इन दोनों का मेल जोल आता है, कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इसके लिए फेमस नहीं है, पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग, या इसको एक्लेक्टिक अप्रोच कह सकते हो आप, यानी मिला जुला करके बना दिया इन दोनों के बीच का रास्ता, कि ना तो पूरी तरह से डायरेक्टिव है ना पूरी तरह से नॉन डायरेक्टिव है, बीच में जहां जरूरत पड़ रही है टीचर या काउंसलर जो है वो भी इन्वॉल्व है, और जहां खुद से वो कर सकता है तो उसको भी दिशा देने का मौका खुद को मिल रहा है बच्चे को। तो पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो ये बेटर है कि हम इसको मिक्स्ड अप्रोच है अपने आप में, पार्टिसिपेटिव इन दोनों की।
क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इतनी सी बात को समझने में हो रही हो तो दर्द होने दीजिएगा, बट समझिएगा क्योंकि समय जो है वो क्रूशियल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसलिए समय लग सकता है, आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बट वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पेपर में आपको डायरेक्टली हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि इतने कम समय में अगर कोई एक एक सेशन से इतना ज्यादा लाभ पहुंचा रहा है आपको, दैट मीन्स थोड़ी सी मेहनत लग रही होगी। तो द टर्म काउंसलिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो वर्ड है काउंसलिंग, जो टर्म है काउंसलिंग, परामर्श शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो लैटिन वर्ड पूछा है, अगर फ्रेंच वर्ड पूछा होगा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। भाई किस लैटिन वर्ड से परामर्श शब्द की उत्पत्ति हुई? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। नहीं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं आएंगे कनिका, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके केवीएस में, कुछ फैक्चुअल भी आ रहे हैं, कुछ टू द पॉइंट भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, पेपर आपका इजी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, है ना। देखिएगा बी ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग, यानी द टर्म काउंसलिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम कॉन्सिलियम। बिल्कुल सही बात है, टू गाइड या फिर टू एडवोकेट, आप एक दिशा दे रहे हैं। कॉन्सिलियम ये क्या, एक लैटिन वर्ड है। जब हम फ्रेंच वर्ड की बात करेंगे, ये मैंने आपके नोट्स के लिए दे भी दिया है यहां पर, लैटिन कॉन्सिलियम का मतलब होता है कंसल्टेशन, आप किसी से सलाह ले रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, रिलेटेड टू कॉन्सिल्यूअर, ठीक, कॉन्सिलेयर। लेकिन फ्रेंच की जब हम बात करेंगे तो फ्रेंच के कॉन्सील वर्ड से, जो कि नाउन फॉर्म है, और कॉन्सेलर वर्ड जो कि वर्ब फॉर्म है, इनसे निकल करके आया है आपका काउंसलिंग। तो इन दोनों ही भाषाओं में आप अगर याद रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अंग्रेजी के कॉन्सीलियम से, यानी लैटिन भाषा के कॉन्सीलियम से, और फ्रेंच भाषा के कॉन्सील से, जिसका मतलब होता है टू एडवोकेट, टू एडवाइज, टू कंसल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो आप बता दीजिए, नहीं हो रही हो तो आप बता दीजिए। देखो गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या है, हम बच्चे को दिशा दे रहे हैं कुल मिलाकर के, है ना, किसी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ, किसी में कम। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। जवाब दीजिएगा, 1 रुपए का इनाम है जो भी इस उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर देगा। बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। तेज प्रताप बहुत दिनों बाद दिखे हैं आज। मैम यू आर ग्रेट, आपकी वजह से केवीएस प्रैक्टिस में 50+ सीडीपी में आ रहे हैं, बस यही खुशी देता है ना। नहीं तो जीवन तो वो जो सो कॉल्ड समाज की भाषा में हम कह देते हैं सेट ही है। देखिएगा, अगर हम बात करें लर्निंग स्टेबिलिटी, मुंह मत बनाओ तुम, हैं, दूसरों की खुशियों से चलती हो, हैं क्या? अब तुम उन आंटियों की तरह कहोगे कि बेटा सेट तो शादी करके होता है, अभी कहाँ सेट है, हैं? तो फिर तो उस हिसाब से कभी सेट नहीं हो पाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं हो पाएगी, क्या पता ना हो पाए। छोड़ो, खैर ये पर्सनल मुद्दे बाद में लेकर के आएंगे, है ना, ये हंसी मजाक चलता रहेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। मोटर समझते हैं ना, मोटर स्किल्स मतलब फिजिकल एक्टिविटी, उछलना कूदना दौड़ना भागना, जिसमें गतिविधि आपकी शामिल हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम, चलने फिरने दौड़ने भागने इन सब की प्रॉब्लम, वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो इससे संबंधित है? अब कई लोग कह रहे हैं डिस्फेजिया। देखिए, डिस्फेजिया में चलने फिरने या मोटर स्किल्स के करने में दिक्कत नहीं आती है। डिस्फेजिया में भाषा को समझने से संबंधित समस्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है। इसमें हद से हद भी तो हुआ तो लैंग्वेज से रिलेटेड कोई वोकल कोड या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन दौड़ने भागने चलने फिरने मोटर स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? सबने गलत दे दिया, नन ऑफ दीज इसका आंसर हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए था डिस्प्रेक्सिया। क्या होना चाहिए था? डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया जो है, अच्छा एक और चीज, पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं नोट बहुत लगाया जा रहा है, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा, वहां पे नोट को ध्यान में रख करके। ठीक है, सबने गलत जवाब दे दिया इसमें। डिसकैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेशन के लिए गणित से संबंधित प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग से हद जब रीडिंग ना हो तो राइटिंग भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा भी गलत। और डिसग्राफिया क्या होता है? सिंपल राइटिंग से। डिसलेक्सिया दोनों से हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है? लैंग्वेज को समझने से। ठीक, अफेजिया भी वही बात हो गई। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इसका आंसर नन ऑफ दीज था, क्योंकि एक भी उत्तर जो है वो सही कॉन्सेप्ट से मैच नहीं खाता था, मेल नहीं खाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैश मोटिव्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स, यानी किन उद्देश्यों को प्राथमिक उद्देश्य कहा जाएगा? बता दीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे हम, अदरवाइज यहीं रुक जाएंगे। मेरी नैया पार और लगवा दो हमें, अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं लग जाएगी पार। ठीक है ना, हरी चटनी मत खाना समोसे के साथ, लाल वाली खाना। मजाक कर रही हूँ मैम, मैं पढ़ नहीं रही हूँ मीन्स माइंड वर्क नहीं कर रहा है। जब पढ़ने बैठ रही हूँ प्लीज सजेस्ट मी। कोई बात नहीं हुमा,
आपको ऐसा लग रहा है, दिमाग काम करता है, नींद अगर ठीक ले पा रहे हो थोड़ी, है ना, क्योंकि नींद का मैंने देख लिया, नींद तो प्रॉब्लम देती है भाई। अगर आप 10-12 दिन नहीं सोओगे, बिल्कुल ही बैंड बजा दोगे रूटीन के अपने, तो दिक्कत होगी, दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा। बट हाँ, आप कम कर दो नींद, बट सेम टाइम रखो अपने सोने का। और अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, आपके कि दिमाग में नहीं जा रहा कुछ, सब जा रहा है दिमाग में, पेपर के टाइम पे चीजें जाती हैं दिमाग में, बस लगता है ऐसा कि नहीं जा रहा, एनालिसिस देख लो इस टाइम पे, हेल्प हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी चीजें। कृपा भी दे रहे हो, हाँ देख रहे हो तो बिल्कुल सही समझो आप। तो डैश मोटिव्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स। एक होते हैं प्राइमरी मोटिव्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कितने लोग, 52% लोग, बहुत ही समझदार लोग हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स यानी शारीरिक उद्देश्य जो है उनको प्राथमिक या प्राइमरी मोटिव्स कहा जाता है, और साइकोलॉजिकल मोटिव्स को सोशल मोटिव्स या फिर हम कहेंगे सेकेंडरी मोटिव्स कहा जाता है। इतनी सी बात समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा, सोशल भी इसी में आ जाएंगे फिर सेकेंडरी में ही, ठीक है ना। तो अब ये है क्या, ये फिजियोलॉजिकल मोटिव्स कौन से हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, स्लीप हो सकता है ना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो सकता है बॉडी से, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है, जिन लोगों ने ऑपरेंट कंडीशनिंग या तो बीओडी में भी देखा हुआ है, उसमें भी बताया हुआ है आपको ये, कि एक होते हैं प्राइमरी मोटिव्स, क्या होते हैं प्राइमरी मोटिव्स, एक पिक्चर भी उसमें लगाई हुई है, आपको याद आना चाहिए, जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, दूसरे हैं सेकेंडरी मोटिव्स, सेकेंडरी मोटिव्स, ठीक। सेकेंडरी मोटिव क्या हो सकता है, पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, नेम हो सकता है, एफिलिएशन हो सकती है ना, इट कैन बी मनी, इट कैन बी सक्सेस, इट कैन बी अचीवमेंट, इट कैन बी फेम, है ना, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक। इट कैन बी एफिलिएशन, संबंधता, तुम जानते हो मेरे पिताजी कौन है, ठीक। फिर इसके अलावा प्राइमरी मोटिव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी सर्वाइवल से रिलेटेड है, स्लीप हो गया, वाटर हो गया, और क्या होगा भाई, फूड हो गया, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। प्राइमरी को आप फिजियोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताएं जो आपके शरीर की आवश्यकताएं हैं, सेकेंडरी को आप इनको सामाजिक सोशल कह लीजिए, या आप इनको साइकोलॉजिकल कह लीजिए, मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल है। ऐसा थोड़ी अगर आपको खाना मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए नहीं है तो आपको कोई समस्या है, लेकिन कई लोगों को एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये सेकेंडरी मोटिव्स हैं। रिवॉर्ड सेकेंडरी मोटिव है, जो सेकेंडरी मोटिव्स हमारे प्राइमरी मोटिव्स को फुलफिल करने में मदद करते हैं, ठीक। तो प्राइमरी मोटिव वो हैं जो हमारे जीवन को चला पाए, जिनके बिना चल नहीं पाएगा। तो शारीरिक या बायोलॉजिकल यानी जैविक उद्देश्य भी कह सकते हैं इन प्राइमरी को, और सेकेंडरी को गॉड या फिर मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारक भी कह सकते हैं। इतनी सी बात है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काउंसलिंग ने आज आपका पीछा छोड़ना नहीं है। इन काउंसलिंग सेशन व्हेन द काउंसलर स्टेट्स व्हाट द क्लाइंट हैज जस्ट सेड। काउंसलिंग सेशन में जब काउंसलर स्टेट करता है, दर्शाता है जो उसके क्लाइंट ने, मान लीजिए मैं काउंसलर हूं, निशा क्लाइंट है, इन्होंने जो कहा मैंने जस्ट वो क्या किया, स्टेट किया, उसको अपनी शब्दों में कहा। यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स, कुछ कम शब्द यूज किए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट द क्लाइंट सेड, इट इज कॉल्ड। यानी कम शब्दों में उसी बात को कह दिया जो क्लाइंट ने पूरी कहानी बना करके कही, क्योंकि क्लाइंट को अपनी बात एक्सप्रेस करने से मतलब है और आपको उसको थोड़ा सा कंसाइज करने से मतलब है। यानी आपने क्या कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया, अपने शब्दों में कह दिया, कम शब्दों में, और मीनिंग चेंज नहीं किया, उस बात का मतलब वही रहा, बस शब्द चेंज कर दिए। बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द किसके हैं, ये तो मेरे को मीम्स आजकल याद भी नहीं है कहां से आए, पता चले किस दिन कोई ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा मीम हो और मुझे पता ना हो, मैं उसको यूज कर दूं और फिर कई लोग मजाक उड़ाएं। उड़ा लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो पैराफ्रेजिंग सिंपल बात है कि अपने शब्दों में कह दिया, बिना मीनिंग चेंज किए, कम शब्दों में कह दिया, पैराफ्रेज कर दिया। ये अंग्रेजी पेडागोजी में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पोल थोड़ा जल्दी दीजिएगा मैडम, नहीं तो आपको गर्म पानी से नहला तो नहीं पाएंगे। देखिएगा, डायरेक्टली कह दो ना, कुछ कहना है तो। देखिएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं 80% लोग, कितने
क्या कहते हैं, तेजस्वी लोग हैं आप लोग। देखिएगा सी ऑप्शन 79% हो गए, मतलब 1% लोग कम हो गए, उनको भरोसा नहीं था अपने ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्निंग एरर। थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जान के डाले हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, बस कान को यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ लिया गया है। तो मैथमेटिकल एरर भी लर्निंग एरर का हिस्सा होगा, और राइटिंग एरर भी, जो कि बात सही है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। कह रहे हैं सही या नहीं कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लर्निंग एरर किसको कहते हैं, जो भी एरर लर्निंग में हो जाए, चाहे वो लापरवाही की वजह से हो, चाहे वो समझ की कमी की वजह से हो, यानी क्लैरिटी या अवेयरनेस की कमी की वजह से हो। जैसे मैथमेटिक्स में हो सकता है आपने डिवीजन में कुछ गलती कर दी, है ना, आपकी हल्की सी लापरवाही हो गई, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी, तो वो। और राइटिंग एरर भी है, क्योंकि आपने क्या किया, ठीक से लिखा नहीं, तो उसमें भी लापरवाही कर दी, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। तो ये दोनों ही तरह के एरर किस में आ जाएंगे, लर्निंग एरर में आ जाएंगे, चाहे वो राइटिंग एरर हो चाहे मैथमेटिकल एरर हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, डैश एजुकेशन इंक्लूड्स सच लर्निंग सिचुएशंस व्हिच डू नॉट हैव करिकुलम। यानी वो सिचुएशंस जहां करिकुलम होता ही नहीं है, सिलेबस भी नहीं होता और सर्टिफिकेशन भी नहीं होता, बट टिपिकली टेक प्लेस नेचुरली एज पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज। लेकिन बाकी सारी अन्य जो गतिविधियां हैं वो स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। यानी जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेशन हो, जरूरी नहीं है कि सिलेबस हो, जरूरी नहीं है कि करिकुलम हो, लेकिन टिपिकली जो एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं, आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप सीखते रहते हैं। क्या है ये बताइएगा। 15 रुपये रखा हुआ है आज आपके पास, फिर भी मैं आपको 5 ही रुपए दे रही हूँ। हाँ नहीं यार, ये 15 नहीं थे, ये 2 रुपए हैं, 12 रुपए हैं। जो सारे जवाब सही देगा वो ये 12 रुपए वर्चुअली ले सकता है। इसको वाइकेरियस इनाम कहेंगे, वाइकेरियस रिवॉर्ड कहेंगे, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट कहेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन बेंड्यूरा पे आ रहा है पेपर में, और यही वाइकेरियस है, इनडायरेक्ट। ठीक है ना, चलिए तारीफ से पेट भर दो किसी का, वाइकेरियस ही तो है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। अच्छा ठीक है, नॉन फॉर्मल, बिल्कुल सही समझे। अगर यहाँ इनफॉर्मल लिख दिया होता तो अभी कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए जो एग्जामिनर है वो समझदार है, उन्होंने इनफॉर्मल लिखा ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो फिर इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में कोई खास अंतर बचता नहीं। ठीक, फॉर्मल तो आपको पता है यहाँ करिकुलम भी होगा, यहाँ सिलेबस भी होगा, यहाँ सर्टिफिकेट भी होगा, तीनों ही चीजें होंगी। स्पेशल एजुकेशन तो फिर स्पेशल बच्चों के लिए होगी, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड CWSN कैटेगरी हो गई स्पेशली। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, औपचारिक में आपको बताइए रेगुलर स्कूल सिस्टम है, जहां आप रेगुलर स्कूल सिस्टम में जा रहे हैं, रेगुलर कॉलेज में जा रहे हैं, जहां डेली असाइनमेंट मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, करिकुलम है, एक सिस्टम है, सारी चीजें हैं, सिलेबस भी है। लेकिन जब हम बात करें नॉन फॉर्मल की, नॉन फॉर्मल में क्या है, ओपन स्कूलिंग। क्या है, ओपन स्कूलिंग, NIOS, इग्नू, ये सब क्या है। यहाँ पे देखो NIOS और इग्नू वगैरह में एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस भी होता है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है, लेकिन ऐसी भी कई सारे कोर्सेज हैं जहां पे उस सर्टिफिकेट की कोई खास मान्यता होती नहीं है। आप कोचिंग आ रहे हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं इसका, लेकिन ये फिर भी नॉन फॉर्मल का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि एक्टिविटीज तो चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है बिना एक्टिविटी के हो रहा हो। वहीं अगर इनफॉर्मल लिखा होगा तो वो आपके चाहते ना चाहते कब हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। आप अपनी दादी के पास बैठे थे और पुराने जमाने की बातें कर रहे थे, अचानक से आपको कोई इंसाइट मिल गया, आपको कुछ सीखने को मिल गया, वो इनफॉर्मल है। सीखने का उद्देश्य नहीं था, बट सीख लिया कहीं से भी, वो इनफॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक्टिविटीज हो रही हैं, बेशक करिकुलम मिले ना मिले, सिलेबस मिले ना मिले, सर्टिफिकेट मिले ना मिले। इसमें सर्टिफिकेट, करिकुलम, सिलेबस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। ठीक, इन्होंने इनफॉर्मल इसलिए नहीं दिया क्योंकि दोनों में फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाती, दोनों को सही मानना पड़ जाता बहुत हद तक। तो आंसर नॉन फॉर्मल हो गया। ठीक, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और मुझे बताइएगा जिन लोगों ने बैच में एडमिशन लिया था, इस क्वेश्चन में का जो आंसर है उससे रिलेटेड कुछ बात हमने बैच में की थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और आप लाइक शेयर करना भूल जा रहे हैं, वो भी याद कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक, SQ4R टेक्निक इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय। तो सीखने के बारे में एक टेक्निक विकसित हुई जिसको SQ4R मेथड कहते हैं या टेक्निक कहते हैं। ये किसने दी? एटकिंसन और शिफ्रिन का काम तो मेमोरी पे है। बॉर और हिलगार्ड या फिर थॉमस एंड रॉबिन्सन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बिल्कुल फैक्चुअल है, थॉमस एंड रॉबिन्सन। इनसे रिलेटेड कुछ और भी मैंने पढ़ाया था बैच में, जिसको याद आ रहा हो वो एक बार बताइएगा। ठीक है ना, पोल ठीक से दो भाई। ठीक, सोती मत रहो, चैट मत करो, मान लिया वैलेंटाइंस होगा तुम्हारा। चलिए यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो जो मिल जाता है उसी को मजाक बना देते हैं। अब क्या करें, आप लोगों को थोड़ा सा जिंदा भी तो महसूस कराना है पेपर के समय पे। ठीक, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, स्केप गोट, है ना। उदाहरण दे रही हूँ, कभी दिल पे ले जाओ, मेरा नॉनवेज से कोई संबंध नहीं है ना। देखिए, थॉमस एंड रॉबिन्सन ने ये SQ4R मेथड दिया था। ये सीखने की एक विधि है जिसमें हम सर्वे करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। SQ4R का मतलब क्या है? S फॉर स्कैन,
एस फॉर स्कैन या सर्वे भी कह देते हैं इसको, है ना, कि आप कोई भी किताब भी पढ़ने जा रहे हैं तो उसको पहले ऊपर ऊपर से आप स्कैन कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं कि इसमें हो क्या सकता है। तो ईच पेज क्विकली, एस फॉर स्कैन या सर्वे, क्यू फॉर क्वेश्चन, कि आप इससे क्या सीखने वाले हैं, आपको इससे पढ़ के जान के क्या मिलेगा ये पूछ लेंगे एक बार खुद से। फिर 4 बार आर आ जाएगा। एक बार आर का मतलब क्या है, रीड। अब आप इसको पढ़ेंगे, हर एक वर्ड नहीं बट उसका पूरा मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा आर है रिफ्लेक्ट, जो आपने जस्ट पढ़ा है उस पर चिंतन करेंगे। रिसाइट, रिसाइट जब आप खुद से ही बोल रहे हैं जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने चिंतन किया है। रिव्यू क्या है, रिव्यू है आपने जो भी पढ़ा उसको आपने रिव्यू किया, रिवाइज किया, एक तरह से क्वेश्चंस पूछे खुद से ही। तो ये 4 आर हो गए, 4 यार नहीं 4 आर हैं ये, रीड, रिफ्लेक्ट, रिसाइट, रिव्यू, और एस क्यू ऊपर है स्कैन या सर्वे और क्वेश्चन। ठीक, ये किसने दिया है, रॉबिन्सन ने, थॉमस एंड रॉबिन्सन। लर्निंग की टेक्निक है बेसिकली, पढ़ने में भी यूज करते हैं लोग, रीडिंग में भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और जवाब दीजिएगा। पोल वाली दीदी सोइए मत, पोल दे दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग, यानी कौन सा एक प्रकार कंडीशनिंग का नहीं है। कंडीशनिंग पर क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना, बताइएगा फटाफट से बताइएगा, और फिर हम बढ़ेंगे आगे, और कल हम क्लास लेंगे 9 बजे, चाहे कुछ हो जाए। ठीक, क्या फोन पे बातें कर रही हो मम्मी से, भैया से? अच्छा ठीक, करो। देखिएगा, तो अगर हम बात करें पीआरटी एडमिट कार्ड वही 2-4 दिन पहले ही आएगा, 2 दिन पहले कंप्लीट एडमिट कार्ड, और हो सकता है 1 हफ्ते या 4-5 दिन पहले नॉर्मल वाला। केवीएस बैच में नहीं पढ़ा क्या? तो सब कुछ थोड़ा ना पढ़ाना होता सरकार, ये SQ 4R जबरदस्ती बताया गया है आपको। कुछ चीजें तो नहीं भी आ रही हैं, जो आपका नाम आया है जैसे उनका, कि स्टीफन हॉकिंग को कौन सी प्रॉब्लम थी, है ना, तो ये इसीलिए तो कुछ चीजें ऐसी भी तो कराई जाती हैं जो डायरेक्ट टॉपिक्स में कहीं होती नहीं दूर दूर तक, बट फिर भी आपको पता हो, एक्स्ट्रा में टॉपिक्स में पढ़ लें आप। कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ही अलग आते हैं ना, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 क्वेश्चन हो, समझते नहीं हो, दिल पे ले जाते हो, कमाल करते हो, हैं? क्वालिफाई हो चुके हैं, बहुत बढ़िया आदित्य कुमार। चलिए 83% लोग जो हैं वो ए ऑप्शन कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का टाइप नहीं है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम ही अपने आप में किसने दिया, पेवलोव ने दी है ना, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको रिफ्लेक्स कंडीशनिंग भी कहते हैं या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग पे तो आज क्वेश्चन आया भी है, इसमें रीइंफोर्समेंट की बात होती है, ऑपरेंट के बिहेवियर यानी जीव के व्यवहार की बात होती है। ये एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग है और ये आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग है, ठीक। यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स होता है, चूहे का रिस्पॉन्स, बाद में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। स्टिमुलस क्या, कोई भी वो चीज जो आपको कोई प्रतिक्रिया देने पे बाधित करे, जैसे खाना देख के मुंह में पानी आना, तो खाना क्या है, स्टिमुलस है ना। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सटिंक्शन जो है वो कंपोनेंट है। जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं तो विलुप्त होना क्या है, कंपोनेंट है, कि कंडीशनिंग का गायब हो जाना। आपको आदत डली थी कि रोज सुबह 6 बजे उठेंगे, अलार्म बजता है 6 बजे 6 बजे 6 बजे, ठीक। अब आपका पेपर खत्म हो गए हैं और आपको जो है वो नेक्स्ट डे भी आंख जो है खुल गई है किस पे, 6 बजे ही, या अलार्म बज गया है 6 बजे। अब आपने अलार्म तो ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों तक 6 बजे ही आंख खुलती रहेंगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब 6 बजे आंख नहीं खुलेंगी, आप मस्त सोते रहेंगे घोड़े बेच करके 10 बजे तक। दैट मीन्स एक्सटिंक्शन हो गया आपकी कंडीशनिंग का। जो आपने आदत डाली थी बार बार रिपीट करके, एक स्टिमुलस लगा करके, एक स्टिमुलस को जोड़ा था, यानी अलार्म की आवाज को जोड़ा था सुबह टाइमिंग के साथ, वो क्या था, आपकी कंडीशनिंग थी। तो एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो गया। मान लीजिए जो कुत्ते को खाना दिया जाता था, पाउडर दिया जाता था पेवलोव के, कि भाई घंटी बजेगी खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा। अब सिर्फ घंटी बजती है, खाना नहीं आता, घंटी बजती है, खाना नहीं आता, घंटी बजती है, खाना नहीं आता। एक टाइम के बाद विलुप्त हो जाएगी कंडीशनिंग, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। भाई जब खाना आता ही नहीं है तो उस घंटी के नाम पे स्लाइवा क्यों आए, लार क्यों आए मुंह से, ठीक। तो वो एक्सटिंक्शन है। तो एक्सटिंक्शन कंडीशनिंग का कोई प्रकार नहीं है, बल्कि एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से कंडीशनिंग विलुप्त हो रही है। एक्सटिंक्शन का नाम ही है ये, एक्सटिंक्शन। यप। और जनरलाइजेशन की जब हम बात करें तो जनरलाइजेशन है कि किसी भी घंटी की आवाज से मुंह से लार आ जा रही है कुत्ते के, ठीक। तो वो जनरलाइजेशन है। क्या समझे कुछ। और एवर्सिव कंडीशनिंग नाम की भी एक चीज होती है। एवर्सिव एस्पेक्ट जो है इसमें, वो एवर्सिव है कि आप जिन चीजों से बचना चाहते हैं, बहुत तेज लाउड नॉइज,
तो आप उससे बचना चाहते हैं, आपको पता है मम्मी चैं चैं करेंगी अगर खाना नहीं खाया, तो आप उस हाहा से बचने के लिए क्या है, चुपचाप से खाना खा लेते हैं या लंच बॉक्स खत्म करके ही घर जाते हैं, चाहे किसी को दान में दे जाएं। ठीक, तो ये एवर्सिव स्टिमुलस होते हैं कुछ जिनसे आप बचना चाहते हैं। ठीक, अब इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो चक्कर आ जाएंगे आपको, जिन लोगों ने नया पढ़ना शुरू किया स्पेशली, इतना ही काफी है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डेफ लर्नर्स टू लर्न द प्रॉपर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस। तो डेफ लर्नर्स, जो बच्चे जो हैं वो बधिर हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनको दिक्कत है, ठीक, तो उनके लिए कौन सा एक मेथड है जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेगा, या किसने इस मेथड को बनाया था? अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, ये कुछ क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको पता होंगे, तो उससे नुकसान आपका नहीं होगा, फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि 4 बातें हम इनके आसपास की भी जान लेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इनडायरेक्ट में आपकी मदद मिल जाएगी। मम्मी की तबीयत यार थोड़ी सी बेटर है अभी, बट अभी समय तो लगना ही है निश्चित रूप से, है ना। जो मशीन साथ में लगी हुई है उनमें से एक मशीन निकल गई है, एक है अभी, तो शायद फ्राइडे को एक भी हट जाएगी, फिर उसके बाद भी 1 और महीना लगेगा दूसरी सर्जरी में, तो समय तो लगेगा, बट ठीक है, चीजें अभी बेहतर हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, तो ये कहता है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डेफ लर्नर्स। किसने इसको प्रोपाउंड किया? तो ये है आपका फिट्जजेराल्ड की मेथड, जो डेफ लोगों के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया। फिट्जजेराल्ड, ये जो फिट्जजेराल्ड, ये मुझे लगता है फ्रेंच का नाम है कहीं, फिट्जजेराल्ड की मेथड, ये फीमेल थी बेसिकली आई थिंक, और ये भी डेफ थी, सुन नहीं सकती थी, तो इन्होंने एक मेथड बनाया ऐसे ही जैसे आपके लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी, क्योंकि वो भी देख नहीं सकते थे, तो समस्या से ही समाधान निकलता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस तरह के लोग जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए सॉल्यूशन बनाया इनका, उनको हम कहेंगे कि ये आविष्कार करके गए। तो फिट्जजेराल्ड की मेथड जो है वो डेफ लोगों के लिए है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, डेफ लोगों के लिए 2 और मेथड्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं डेफ एजुकेशन में, जिनको सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है। तो अगर हम बात करें मैनुअलिज्म की, और दूसरा है ओरलिज्म। मैनुअलिज्म है साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके हम मैनुअली इनको लैंग्वेज सिखा रहे हैं। साइन लैंग्वेज समझते हैं, वो समाचारों में यानी न्यूज में आपने देखा होगा, हाथों का जेस्चर्स का प्रयोग करके हम समझाने की कोशिश करते हैं जिसको सुन नहीं पा रहा। और ओरलिज्म है जब आप बोल करके, है ना, शब्दों के माध्यम से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वर्बली। ठीक, चलिए खैर रिपीट कर रहे हैं चीजों को, तो ये 2 तरीके भी अपनाए जाते हैं इसके साथ साथ, मतलब ये इस मेथड में नहीं है, अलग से बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 11, वो तो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए है ना वो मेथड। अब आते हैं किस चीज पे? क्वेश्चन नंबर 11 पर। फटाफट से जवाब दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रीवियस क्लास केवीएस में हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे चेतना। बस यूट्यूब पे लीडरशिप वाला टॉपिक और स्कूल मेंटल हेल्थ, करिकुलम, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं नए सिलेबस के जो नहीं आपको मिल पाएंगे। उसके अलावा तो सारी चीजें मिल ही जाएंगी। वो रीट वाला भी एक कोर्स है, जो नए मैराथन सेशन लिए हैं वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। बाकी क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी साबित होगी। मैं मैराथन लेके करा भी देती, बट टाइम का और थोड़ा सा परिस्थितियों का जोर है ना। देखिएगा मैम, क्वेश्चंस तो ठीक हो जाते हैं। टीजीटी में भी आपके बताए हुए कॉन्सेप्ट से बहुत हेल्प हुई, पेपर इजी लगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प। तो कनिका, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत सबका डगमगाया हुआ है, क्योंकि समय सबको कम मिला है ना, पैटर्न सबके लिए चेंज हुआ है। ठीक, और वो रहता है जब आपको लगता है ना कोई चीज छूट सकती है आपसे, तो रिजल्ट के डर से भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का कई बार भय आ जाता है। उस चीज को आप अभी के लिए साइड में रख के उसको बैक सीट पर बिठा दीजिए कि बेटा कॉन्फिडेंस, बेटा डर, तुम पीछे बैठो, हम गाड़ी चलाते हैं मेहनत की। ठीक, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी। अब रचनात्मकता पे तो बात की जा सकती है भाई। रचनात्मकता तो ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं भी होगा तब भी 3 तरीके से इनडायरेक्टली जुड़ जाएगा। ठीक, तो कौन सा एक टेस्ट है जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट है क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का, कुछ नया करने का। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट पता है ना, एफ जेपी गिलफर्ड ने दिए हैं, OE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। ये शायद आया भी हुआ पेपर में, अभी जो कल परसों हमने वो किया था ना एनालिसिस। ठीक है, निशा की सैलरी है 200 करोड़। दुआएं। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो आप कह रहे हैं 37% लोग, मतलब फालतू बातों में इतना इंटरेस्ट है। पेपर है इन लोगों का 2 दिन बाद, कोई पूछे इनसे, है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी। तो बिल्कुल जो लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं यार आप लोग, नहीं, टॉरेंस वाला नहीं, पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था। पासी और एक बाकर मेहंदी और पासी, ये दोनों साथ में मिलकर के काम हुआ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं अब आप इसके भी रट्टे लगाने बैठ जाएं। मैंने कुछ क्वेश्चन आज डाले ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ यार ये डिफरेंट से पता नहीं कहाँ से आगे इनको याद करना पड़ेगा, तो वो भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्योंकि जरूरी नहीं है हर शिफ्ट सेम ही आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी 1960s में एक व्यक्ति ने वर्ड यूज किया एलडी, जिसको हम बोल रहे हैं सैमुअल किर्क ने, ठीक है, कि चाहे वो डिसलेक्सिया हो चाहे वो डिस्कैल्कुलिया हो। अब इसमें जरूरी नहीं कि फिजिकली आप प्रॉब्लम ढूंढ पाए, ठीक, लेकिन सीखने की अक्षमता है। हो सकता है बच्चों को देख करके आपको समझ में भी ना आए कि कहीं इसको कोई चोट तो लगी नहीं है, कुछ हुआ तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन सा एक टेस्ट नहीं है? तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरी। हाँ, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कोई इसका टेस्ट थोड़ी होता है, इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। तो एक क्राइटेरिया पे अगर हम जांचना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए है। इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरी भी किसके लिए है? रीडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए है। स्टैंडर्डाइज्ड लिंग्विस्टिक टेस्ट किसके लिए है? लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक। तो नन ऑफ दी अबव हमें ज्यादा सुंदर उत्तर लग रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि कोई एक टेस्ट फाइनल सारी बात कर रहा हो। आगे बढ़ेंगे। ऑडियोमीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द लर्नर्स। अब नाम जो है वो काफी है इसका, नेम इज सेइंग इट ऑल, ठीक। तो ऑडियोमीटर डिवाइस किस चीज को मेजर करने के लिए, बच्चे की किस गतिविधि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? फटाफट से पोल भी दीजिए और फटाफट से जवाब भी दीजिए, ठीक है ना। आपको क्या सर्दी लग रही है मैडम? फिर मुंह क्यों छिपा रही हैं? ऐसा क्या काम किया आपने? देखिएगा, बताइए। सीआरटी एनआरटी क्या है, कितना बताएं? अभी फर्स्ट क्लास में ही बताए थे आपको। सीआरटी होता है एक क्राइटेरिया, एक मानदंड पे, है ना, जिसका एक क्राइटेरिया हो, जो आपको पॉपुलेशन में विभेद के लिए नहीं, जस्ट एक क्राइटेरिया पे खरा उतरने के लिए कह रहा हो। जैसे 60% लाना क्राइटेरिया है सीटेट का, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षणों का ही एक प्रकार है, सीआरटी हो चाहे एनआरटी हो, है ना। और एनआरटी कहेगा कि डिफरेंशिएशन करना है, हमें तो सिर्फ 2000 बच्चे चाहिए केबीएस में, तो इसमें ये परसेंटेज या मेरिट के बेस पे होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया? केंद्रीय विद्यालय लिख लेते हैं, यहाँ D+ भी लिख लेते हैं यहाँ। तो और ये दोनों किसके पार्ट हैं? मानकीकृत परीक्षण के। मानकीकृत परीक्षण में क्या होता है? रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक। तो ऑडियोमीटर किसके लिए यूज किया जाएगा? ऑडियोमीटर सुनने के लिए। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज होगा। तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग विजुअल, टेक्चुअल तो होता है टच वाला, विजुअल होता है देखने वाला, तो ये दोनों तो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए यूज होंगे। लर्निंग तो इन जनरल यहाँ यूज हो गया, तो नन ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर यहाँ। प्लस करिकुलम इज जनरली यूज्ड इन, बताइएगा एक बार, प्लस करिकुलम जो है जनरली कहाँ यूज किया जाता है? बहुत बढ़िया, क्रैक द एग्जाम कह रहे हैं, मैंने कोई बुक नहीं खरीदा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 115 आए हैं, सीडीपी में 25-25, बहुत बढ़िया। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। मजे की बात यह है, पुरानी मैराथन ऑफ कोर्स हेल्पफुल है यार, जो टॉपिक कॉमन है उसमें कैसे हेल्पफुल नहीं होगी? जो मैंने 47 पेज के आपको नोट्स दिए हुए हैं फ्री, एक बार वही पढ़ लीजिए अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो, है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 40 में से 15 से 20 नंबर तो वहीं से ले आएंगे आप। देखिए बी ऑप्शन 51% लोग। चलिए देखते हैं। प्लस करिकुलम इज जनरली लिंक्ड विद इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम है, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड है प्लस करिकुलम, कि उन बच्चों के लिए जो CWSN बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए हम उनकी एबिलिटीज, उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक करिकुलम को डिजाइन करें। ये अलग अलग नाम है, बेसिकली टर्म्स हैं, 70 तरह के टर्म्स हैं या 700 तरह के टर्म्स हैं, क्योंकि इतने सारे एजुकेशनिस्ट लगे हुए हैं नई नई चीजें इजाद करने पे, सब कुछ आपको पता लग भी नहीं सकती, लेकिन जो काम किए जो पेपर में आ सकती हैं। ये पूछा गया था त्रिपुरा में, त्रिपुरा टेट के एक क्वेश्चन आया था ये, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम इसको कहेंगे, तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने रख दिया आपके लिए। तो प्लस करिकुलम क्या है? जनरली यूज किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोग्राम में, ठीक है, क्रिएटिव या जनरल नहीं। आगे बढ़ेंगे, किन बच्चों के लिए? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अभी 15 क्वेश्चन और बाकी हैं, थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट? आकलन के संदर्भ में कौन सी एक बात सही नहीं है? आज क्वेश्चन आया स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक असेसमेंट को लेकर के, तो आपको पता है स्कोलेस्टिक पेन पेपर से संबंधित, को स्कोलेस्टिक को करिकुलर या सह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर एंड लर्नर, ये बात तो सही है, हमसे पूछा गलत क्या होगा?
असेसमेंट डायरेक्ट्स द वीकनेस ऑफ द लर्नर, ये बात मुझे थोड़ी कम सही लग रही है। मूल्यांकन शिक्षार्थी की कमजोरी को ही निर्देशित करेगा, सिर्फ कमजोरी को, स्ट्रेंथ को नहीं बताएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। डाउट के बस्ते में डालते हैं, डी फॉर डाउट लिख देते हैं इस पे। ये तो सही है, हमें गलत चाहिए। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू दी लर्नर ओनली, ये खराब ही है बिल्कुल, ये तो रॉन्ग ही है, और जो रॉन्ग है वही चाहिए हमें। नन ऑफ दी अबव यहां हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों में से कुछ होगा। तो नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन या मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? डायरेक्ट्स दी वीकनेस, यानी कमजोरी को निर्देशित करता है, यानी कमजोरी के बारे में बता देगा। ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, बस स्ट्रेंथ के बारे में भी बता देगा, लेकिन कमजोरी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कमजोरी के बारे में बताएगा, ओनली नहीं लिखा। इससे खराब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू दी लर्नर ओनली। भाई सिर्फ बच्चे को थोड़े ना फीडबैक या प्रतिपुष्टि मिलती है, टीचर को भी मिलेगी, सिस्टम को भी मिलेगी, प्रिंसिपल को भी मिलेगी, पूरे स्कूल के पास डेटा इकट्ठा होगा। फीडबैक जो है टीचर को भी मिलेगा, पेरेंट्स को भी मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसाद की तरह मिलेगा एकदम फीडबैक, जैसे ही बच्चे का आकलन करेंगे आप उसको जांचेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। Who among the following admitted that education is a social need, यानी शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इसके साथ एक और चीज मैं लिख देती हूं, एजुकेशन, कई लोगों को आइडिया मिल जाएगा। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, किसने कहा है? सेम आंसर है। शिक्षा क्या है? जीवन है। बताइएगा। और लिखूं कुछ? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग पे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। ए ऑप्शन कह रहे हैं, रूसो कह रहे हैं आप लोग, नहीं रूसो नहीं होगा, लो हटा देते हैं। और बताओ। ए ऑप्शन अभी भी 46% लोग, मतलब ए से इतना प्यार क्यों है? गलत हो सही हो, बस अपना ए है, हैं? ए है तो सही ही होगा। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो आप लोग, दुख नहीं होता कई बार? है? मन नहीं करता कि पूछें खुद से कि आखिर ये जवाब आया कहां से? हमको जानने का अधिकार है कि नहीं है? बता दीजिए सरकार, बता दीजिए। नहीं बताना चाहते हैं मत बताइए, आपकी इच्छा। हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए आप क्या कर सकते हैं हम? ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, होता है जीवन में ऐसा, जब आप सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। और चलिए देखिए, तो सी ऑप्शन 49% लोग। हंस कौन रहा है यहाँ पे? पेपर के टाइम पे हंसना किसने अलाउड किया भाई आप लोगों को? निशा जी के बहुत मजे लेते हैं आप। दीक्षा, वो दोस्त आपके दोस्त नहीं है जिनके आप मजे ना ले पाए, है ना? समझ रहे हैं बात को कि नहीं? डांस करो तुम, पैर मत हिलाओ, डांस करना शुरू करो। एक काम करो, बीच में खड़ी हो जाओ और दे दनादन शुरू कर दो तुम। देखिएगा क्या, आगे बढ़ते हैं। इसकी हरकतें देखिए कभी, देखो एक बार। लर्निंग बाय डूइंग, तो अगर हम बात करें लर्निंग बाय डूइंग की, या एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, तो ये कहा किसने? एजुकेशन इज अ सोशल नीड। या एजुकेशन क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, हम प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाते हैं। ये क्या कौन कहता है? जॉन डुई कहते हैं। ठीक है, ये जॉन डुई कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है। याद कीजिए थोड़ा सा सीटेट का समय, प्रोग्रेसिव एजुकेशन साफ साफ कहती है प्रगतिशील शिक्षा के। लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, आप ग्रुप में सिखाएं, प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाएं। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ का मतलब ही क्या है? वास्तविक जीवन या प्रेजेंट के लिए सीखना, जो समाज में समस्याएं हैं, डेमोक्रेटिक होना लर्निंग का, ये सारी बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, डिस्ग्राफिया मीन्स। हंस लो, हमें भी हंसाओ थोड़ा। ये जो तुम्हारी सेहत का राज है ना, ये हंसना ही है। कच्चा बादाम, निशा दीदी डांस करो, देखिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों एग्जाम क्लियर हो, बहुत बढ़िया मानसी, थे दनादन डांस करो आज। 30 आउट ऑफ 30 सीटेड में, बहुत बढ़िया मानवेंद्र, आग लगा दिया आग आपने। देखिए अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन डिस्ग्राफिया, ग्राफ किससे बनाते हो? हाथों से, यानी राइटिंग की बात हो रही होगी सरकार। रीडिंग डिसलेक्सिया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डिसलेक्सिया होना चाहिए था। वो ईशान अवस्थी याद कीजिए, तारे जमीन पर, ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसे होता। डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी लिखने में कठिनाई, क्या है? डिस्ग्राफिया। डिफिकल्टी इन ग्रास्पिंग स्पोकन लैंग्वेज, तो वो डिस्फेजिया या अफेजिया हो जाएगा कि आप लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड या समझ नहीं पा रहे हो। किसी ने अगर मेरी गंदी सिंगिंग का मजाक उड़ाया तो भगवान आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानेगा, है ना? देखिएगा आगे बढ़ेंगे।
तो बोली जाने वाली भाषा को समझने में कठिनाई अफेजिया होगा, लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया होगा, पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया होगा, और पढ़ने और लिखने दोनों में हो जाए तो डिसलेक्सिया ही हो जाएगा। अगेन डिसग्राफिया वाले व्यक्ति की राइटिंग आप पढ़ नहीं पाएंगे, इलेजिबल होती है, यानी अपढ़ने योग्य। ठीक है, इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ज्यादा बातें करके कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखो आज के टॉपिक मैंने थोड़े से ऐसे ही रखे हैं, काउंसलिंग के कई सारे क्वेश्चन हैं, करिकुलम के कई सारे क्वेश्चन हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, तो कई लोगों को घबराहट हो रही होगी, वो घबराहट होना जरूरी है, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे आप। ठीक है ना, तो हालांकि पेपर नॉर्मल आ रहा है, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन तो एक एक नंबर में, दो दो नंबर में आ ही रहे हैं ना। वैलेंटाइन ठीक है, वीक, भाई साहब देख रहे हैं हम कितने नूब हैं जीवन में। वैलेंटाइन वीक नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक पढ़ रहे हैं। आखिरी दिन ब्रेकअप डे होता है ना। प्रीवियस ईयर कौन से प्रीवियस ईयर में ये पूछा जाता है, ये बता दीजिए बस, बताइए आप। और बताइए। बहुत बड़े अभिषेक सिंह, फ्यूचर इंडियन आइडल। लॉल भी कह रहे हो, हंसो हंसो हंसो, मेरी मजबूरी पे हंसो, मेरी गंदी आवाज पे हंसो, गाने वाली, ऐसे वाली नॉर्मल नहीं, एकदम समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन 44% लोग कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा समय हम आपको जीवन में नहीं दे पाएंगे। इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जब आप करिकुलम को, पाठ्यचर्या के निर्माण कर रहे हैं, पाठ्यचर्या का, द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एज पर द क्लास लेवल्स, डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स, यानी वर्ग स्तरों के अनुसार, स्तर पे फोकस कीजिएगा, स्तरों के अनुसार पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को आप निर्मित कर रहे हैं। यानी डिवाइडिंग द कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स, यानी ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट, लेवल के अनुसार बांटना, यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग बांटना है। इसको सिंपली याद रख सकते हैं आप, ज्यादा डिटेल में बिना जाए। सामग्री का उन्नयन कह लीजिए आप इसको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ग्रेडेशन कर रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या ग्रेड के हिसाब से। भाई क्लास 3 है तो ये कंटेंट होना चाहिए, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी का लेवल इतना होना चाहिए, मुश्किल का स्तर जो है, जटिलता का, वो इतना होना चाहिए। तो जब आप क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास लेवल्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब वो ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट हो जाएगा। जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस किस चीज को डाला जाए, तो वो सिलेक्शन हो गया। नॉर्मली वर्ड्स पे देखिएगा, वर्ड्स का खेल है सारा। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कंटेंट ऑलरेडी है उसको आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप, क्या आपको पढ़ाना है, कौन सी चीज पहले पढ़ानी है, किसको किस यूनिट में रखना है। तो क्लास लेवल के अकॉर्डिंग मतलब ग्रेडेशन की बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने 19। आ जनरलाइज्ड व्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑट टू बी पोजेस्ड बाय विमेन एंड मेन। जनरलाइज्ड व्यू, ध्यान से पढ़िएगा, सामान्य तौर पे जो विशेषताएं जोड़ी जाती हैं या होनी चाहिए महिलाओं और पुरुषों में, सामान्य तौर पे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, क्या बनाती हैं, जो सामान्यकृत, जो समाज का दृष्टिकोण है कि ये जो क्वालिटीज हैं ये फीमेल्स में होनी चाहिए। फीमेल्स को तो थोड़ा दब के बोलना चाहिए, धीरे से, सॉफ्ट आवाज में, है ना। ये क्या हो गया, होना चाहिए, माना जाता है, स्टीरियोटाइप है। ठीक, इससे क्या क्रिएट होता है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ जेंडर में बांट दिया हमने। थोड़ी बहुत इक्विटी चलती है, बट हमने क्या कर दिया, रोल्स में ही बांध दिया, दो व्यक्तियों को या दो लोगों को, दो ह्यूमंस को। आज तो खुलकर हंस लीजिएगा, अच्छा नंबर आया आपकी वजह से। चलिए ठीक है, नाच भी लीजिए थोड़ा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जब बच्चा देखने लगता है मैं मेल हूं कि फीमेल हूं। जेंडर रोल्स जो समाज में रोल्स, भूमिकाएं निभाई जा रही है, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं बीवी हूं, मैं पति हूं। बीवी का उल्टा क्या होगा, वॉट एवर, उर्दू में कुछ होता होगा ना, है ना। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, हिंदी में कर लेते हैं। डिस्पैरिटी तो अगेन वही होता है, इनइक्वालिटी, हमें पैरिटी लेकर के आनी है। लेकिन ये स्टीरियोटाइप क्रिएट करेगा, क्योंकि जनरलाइज्ड जो परसीव्ड नोशंस हैं जो चले आ रहे हैं ट्रेडिशनली, उन्हीं रोल्स की आप यहां बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स टू अ स्टूडेंट वुड बी, यानी बच्चे के गलत रिस्पॉन्स को हैंडल करने का, गलत प्रतिक्रिया, गलत जवाब को हैंडल करने का सबसे बेहतर तरीका 4 ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है। टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल अगेन, फिर से पूरे सब्जेक्ट मैटर को डिटेल में समझाओ। यानी 3 घंटे की क्लास ली थी, 3 घंटे की क्लास दोबारा ले दो तुरंत। कोई सेंस इस बात की। फिर आता है बी ऑप्शन, टू टेल द स्टूडेंट दैट योर आंसर इज रॉन्ग, बच्चों को ये बताना तुम्हारा उत्तर ही गलत है। इससे सॉल्यूशन क्या निकलेगा सरकार। फिर आता है सी ऑप्शन, टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, किसी और बच्चे को कह दो तुम दे दो सही जवाब, या फिर टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव एन आंसर।
बच्चे का भला, बच्चे को सेंटर में रखते हैं हम कुछ भी करते हुए, हम सीटेट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भावनाओं की कदर करें, वो है डी ऑप्शन, कि हम एक और मौका दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, माइक्रो टीचिंग एक बार वीओडी से पढ़ जाइएगा, या मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है माइक्रो टीचिंग, नए वाले सिलेबस में नहीं कराई है, बट इसमें कुछ इतना बड़ा भी नहीं है, मैं अभी के अभी समझा दूंगी, 1 ही मिनट लगेगी। तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, अभी तक के पेपर में तो नहीं पूछी गई है बट पूछी जा सकती है, क्योंकि ये वो टीचिंग लर्निंग जो आपकी यूनिट है ना, उसी से संबंधित है माइक्रो टीचिंग, ठीक। तो इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग भी कहते हैं माइक्रो टीचिंग को। पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण। कितनी देर का होता है, कोई बताना पसंद करेगा? किसी का मन कर रहा है बहुत ज्यादा? निशा आपका नहीं कर रहा, चैटिंग का कर रहा है, इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। ओहो, तुम तो काफी बड़ी डॉक्टर हो गई हो, दिल के इलाज तो नहीं कर रही हो। देखो एक बार, कितनी वाहियात बातें मैं करने लगी हूँ ना, है ना। कौन? अरे मुझे क्यों दिखा रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके चलो कोई बात नहीं, हमें क्या पता, ये बातें हमें मत बताओ, है हमको हल्के में समझ रही हूँ। हाँ हमें क्या पता, तुम किसी भी नाम से नंबर सेव कर लो, हमें नहीं पता ये चीजें होती है दुनिया में, हम पागल समझा है। देखिएगा, अगर हम बात करें 36 मिनट्स, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 36 मिनट्स, 36 मिनट की साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम अभी चर्चा में लेंगे। तो माइक्रो टीचिंग यहाँ पे टीचिंग स्मॉल साइज्ड क्लास, यानी छोटी आकार की कक्षा को पढ़ाना। देखिए इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग कहते हैं, कम बच्चे लेते हैं हम, लेकिन इसका ये एक्चुअल में छोटी क्लास, छोटे साइज की क्लास नहीं है। ऐसा नहीं है कि कम बच्चों की क्लास को पढ़ाना है, ये हम जान करके यानी कॉन्शियसली कम लोगों को लेते हैं, प्यूपिल्स को लेते हैं, जो आपके साथ एक्चुअल प्यूपिल ना होकर के आपकी टीचिंग ट्रेनिंग में, आपके बीएड में, आपके डाइट में आपके समकक्षी हो सकते हैं, आपके पीयर्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है एक्चुअल क्लास में, एक स्मॉल साइज क्लास में आप पढ़ा रहे हैं। टीचिंग इन अ सिमुलेटेड कंडीशन, कह सकते हैं कि आप नकली हालात में शिक्षण, ये तो गंदा सा ट्रांसलेशन है कि सिमुलेशन की कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो नकल नहीं करते आप इसमें, आप टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं कहेंगे, फिर भी देख लेते हैं। प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल और टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन ऊपर के तीनों में से, जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे, सी ऑप्शन है कि विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी करना, प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। हर एक साइकिल में आप एक टीचिंग स्किल उठाते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड स्किल पे काम करेंगे ये 36 मिनट में, या 6 मिनट जब पढ़ाना होता है, या इसमें आप स्टिमुलस वेरिएशन पे काम करेंगे, कहां गैप देना है, कहां अपने हाव भाव पे काम करना है, पॉज कहां लेना है ना। और ब्लैक बोर्ड स्किल में ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन की स्किल, प्रोबिंग क्वेश्चन की स्किल, कितनी सारी स्किल्स हैं एनसीईआरटी ने भी बताई हुई हैं। तो अगर हम बात करें तो किसी एक स्किल को लेते हैं आप एक टीचिंग साइकिल में माइक्रो टीचिंग की, और उसको पढ़ाते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ये है कहानी माइक्रो टीचिंग की। इसके बारे में 2 बातें जान लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, तो ये किसके लिए होता है? जो टीचर ट्रेनीज होते हैं, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, व्हाटएवर कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ठीक। तो माइक्रो टीचिंग आपकी कराई जाती है, क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल क्लासरूम में जाने से पहले क्या कर पाए, थोड़ा एक्सपीरियंस ले पाए, टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाए। तो एक चीज तो ये है कि टीचिंग स्किल्स आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, कि ब्लैक बोर्ड स्किल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एक सुपरवाइजर होगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा, जहां फीडबैक की जरूरत होगी वहां फीडबैक मिलेगा। स्केल डाउन टीचिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्चुअल टीचिंग होती है 40 मिनट की मान लीजिए, तो इसमें 5 मिनट या 6 मिनट में ही वो चीज हो जाएगी। स्केल डाउन टीचिंग हम इसको कहते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सिंपली भाई, पहले जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो प्लान करेंगे। प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता इस साइकिल में माइक्रो टीचिंग की, लेकिन टीचिंग का होगा। अब आप टीच करेंगे, लेसन प्लानिंग तो घर से कर ली ना आपने, तो टीच कितनी देर करेंगे? 6 मिनट करेंगे, 6 मिनट्स। फिर टीच के बाद आप क्या लेंगे? अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लेंगे। फीडबैक भी कितनी देर में लेंगे आप? बताओ 6 मिनट में ही ले लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर आप क्या करेंगे? रीप्लान करेंगे। फीडबैक दिया होगा कि बेटा ये चेंज कर लो इसमें, या तो आप क्या करेंगे? 12 मिनट लगाएंगे रीप्लान करने में, क्योंकि प्लानिंग में समय लगता है, ठीक। फिर क्या होगा? फिर से रीटीच करेंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे। कितनी देर में पढ़ाएंगे? 6 मिनट में पढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे? रीफीडबैक लेंगे, प्रतिपुष्टि दोबारा से लेंगे अपने सुपरवाइजर से। चेंज करने की जरूरत होगी तो चेंज कर देंगे, नहीं तो गुड इनफ। फिर नेक्स्ट प्लान बनाएंगे। तो ये 36 मिनट की साइकिल होती है जो इस तरह से चलती है। प्लानिंग का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता। इवन एनसीईआरटी साइकिल में तो प्लानिंग को उन्होंने साइड ही रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? चलो मैंने इसमें एक चीज भी ऐड कर दी, शायद उसमें टाइमिंग वाइमिंग नहीं होगा, कि ये जो साइकिल है आपकी इस तरह से वर्क करती है माइक्रो टीचिंग की।
और एक बार यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लेना, बैचेस में हो तो मैंने बताया ही होगा, वीओडी में दिया होगा। प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता, पढ़ाने का टाइम 6 मिनट, फीडबैक का टाइम 6 मिनट, 12 मिनट, रीप्लान का टाइम, रीटीच का टाइम भी 6 मिनट और री फीडबैक का टाइम भी 6 मिनट। सबका टाइम 6 मिनट है, बस प्लानिंग में समय 12 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक होते हैं 24, यानी 6 4 24 और 24 + 12 होते हैं 36। तो ये टोटल मिनट्स की जो साइकिल है, एक जो साइकिल होगी, और एक साइकिल में आप एक टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इस बार पोल के लिए थोड़ा जल्दी तैयार रहिएगा। द क्लासिक फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान इज एज पर। जो क्लासिक फॉर्मेट है, जो हम अपनी टीचिंग ट्रेनिंग्स में देखते हैं, बीएड, जेबीटी, डीएलएड, डाइट, इन सब में देखते हैं जनरली, वो कौन सा क्लासिक फॉर्मेट है जो चला आ रहा है, यानी जो चलन में है, वो कौन सा फॉर्मेट है, बताइएगा फटाफट से। काफी टाइम बाद कमेंट किया है हिमांशी, 2019 में सीटेट के बाद अब केवीएस डाला है। बहुत बढ़िया ज्योति चौहान, ऑल द बेस्ट भाई। अच्छा लगता है आप लोग, जो लोग उतने समय से जुड़े हुए हैं, जब ढंग से रिसोर्सेज भी नहीं थे, है ना। तो इट फील्स गुड, ग्रेट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट ये फीलिंग है तो शब्द सही रूप से बयान नहीं कर पाएंगे। आज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आंसर बहुत गलत हो रहे हैं। अभिनव इसीलिए तो किया गया है ना, और ऐसा नहीं ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बो करके लिए गए हैं, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके लिए गए हैं क्वेश्चंस, ताकि गलत फहमियों में ना चले जाएं हम। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? ए। आप लोग कह रहे हैं 65%, बिल्कुल सही है। हर्बर्टियन जो स्टेप्स हैं, हर्बर्टियन स्टेप्स जो हैं, हर्बर्ट ने 5 स्टेप का मॉडल दिया था, पहले 6 थे, बट जनरली हम इनके 5 स्टेप मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग को काम में लेते हैं। एलपीज बनाते होगे ना आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, है ना, तो एलपी की पूरी फाइल्स बनती थी, और 105 एलपी पहले साल में, भाई चक्कर आ गए, मुझे तो याद आ गया। हर्बर्टियन स्टेप्स की अगर हम बात करें, और हर्बर्टियन स्टेप्स सबसे ज्यादा कॉमन है। हिल्डा टाबा के जो स्टेप्स हैं या मॉडल है करिकुलम को बनाने में, ये मैंने आपके साथ बैच में डिस्कस किया है। ये दोनों पे हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं इनसे। ठीक, तो अगर हम बात करें हर्बर्टियन स्टेप्स की, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा क्लासिक तरीका है, जो सबसे ज्यादा चलन में है लेसन प्लानिंग यानी पाठ योजना बनाने के। ये 5 कुछ स्टेप्स हैं। पहले आप प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, कंपैरिजन या एसोसिएशन जोड़ते हैं या कंपेयर करते हैं, फिर जनरलाइज करेंगे बाद में, और एप्लीकेशन या रिकैप्चुलेशन जैसी हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हुए कुछ स्टेप्स, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पर जाएंगे और बताएंगे 1 एसेंशियल फीचर ऑफ अ गुड टीचिंग एड। एक अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री की पहचान या विशेषता होती है, बताइएगा फटाफट से, फिर ही हम जाकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी के 5 गुण हमने बचपन में पढ़े हैं, जो आजकल मैं रिपीट आपके साथ कराती रहती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि आप ही जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। याद करो, बताओ फटाफट से, बताओ विद्यार्थी पंच लक्षणम बताओ। तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाया घर वालों ने? अंग्रेजी बोलते थे वहां तुम्हारे स्कूल में, वो कहते थे वी शैल ओवरकम समडे, चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, पूरा स्कूल चिल्लाता था। कुछ अच्छा नहीं बताए हैं हमको, देखो कितनी अच्छी बात पढ़ाई है। विद्यार्थी पंच लक्षण होते हैं, एक वो काकचेष्टा बको ध्यानम समथिंग समथिंग, पूरा मुझे याद नहीं है, बट उसके 5 लक्षण का मतलब ये होता था कि भैया कम सो, कम खाओ, गृह त्यागी बनो, और एकदम बगुले जैसा ध्यान लगाओ, और बाकी आप जोड़ लीजिएगा, और कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, मतलब नींद कम से कम लो, है। चलिए खैर, ये सब चलता रहेगा, हंसी मजाक, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया, मोटिवेट किया है अगर आप हुए हैं तो, कि कम खाना, कम सोना, ज्यादा ध्यान लगाना, ये 5 लक्षण आप अपनाइए, चाहे उम्र आपकी कितनी भी हो गई, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं। चलिएगा, किसी को ये श्लोक पूरा याद हो तो लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारी प्रेयर में होता था ये बुलंदशहर में, फिर हम दिल्ली आ गए, यहाँ सब वी शैल ओवरकम करते रहते थे, है ना। वैसे कोई गाता नहीं था, और एक लाइन पे पूरा स्कूल चिल्लाता था। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 1 एसेंशियल फीचर ऑफ अ गुड टीचिंग एड, एक अच्छे टीचिंग एड का सबसे जरूरी फीचर क्या होगा, बताइएगा। आप चेष्टा को ध्यान, ठीक है, 2017 में जोड़ी थी आपसे, ट्रैवल विद तनुश्री, बहुत बढ़िया तनुश्री, अब तो आपने खुद का ही चैनल बना लिया है। सच में गंदे जोक्स होते हैं मैम आपके, अरे यार इनको लेम जोक्स कहते हैं, वर्षा झेल लिया करो यार, हैं, झेल लिया करो। अब जोक्स समझने में दिमाग लगाओगे, मैं ऐसे जोक्स मार दूं फिर, हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगे यहाँ पे, फिर क्वेश्चन समझने में दिमाग लगाओगे, दूसरा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन, वो जोक्स को इंटरप्रेट करने में, सारा दिमाग तो ऐसे खर्च हो जाएगा। इसलिए जोक्स इतने खराब मारो कि कोई सुनना भी ना चाहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 1 एसेंशियल फीचर ऑफ अ गुड टीचिंग एड, सबसे जरूरी फीचर, लो कॉस्ट, ये सबसे जरूरी नहीं हो सकता, पॉपुलर
सबसे जरूरी नहीं हो सकता, इजी टू हैंडल सबसे जरूरी नहीं हो सकता। वो टीचिंग एड सबसे बेहतर है जो बच्चों के पार्टिसिपेशन को मैक्सिमाइज कर पाए, अधिकतम इंद्रियों को, सबसे ज्यादा सेंसेस जिसकी वजह से इन्वॉल्व हो, चाहे वो एक पिक्चर हो, चाहे वो एक मूवी हो, चाहे वो एक फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो बिल्डिंग एज लर्निंग एड हो। ये सारी बातें बाद में आएंगी, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो सी ऑप्शन है। क्या फायदा लो कॉस्ट हो, पॉपुलर हो, इजी टू हैंडल हो और बच्चे को मैक्सिमम सेंसेस को उसके इन्वॉल्व ना कर पाए, उसका आंखें, उसके कान, उसके हैंड्स, मतलब जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं वो मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी बेहतर लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। आज आपको क्या हो गया? एक तो मेरी नींद कम पूरी हुई है प्रदीप, दूसरा मैं धीरे धीरे अकोमोडेट कर रही हूँ। एक्चुअली अभी घर और काम का माहौल एक जैसा ही हो गया जब से मम्मी को हमने अपने साथ शिफ्ट किया है। तो जितने लोगों से हम हफ्ते भर में मिलते थे अभी दिन में आ जाते हैं लोग, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो अब हमने धीरे धीरे आदत डाल ली है, तो अब थोड़ा दिल को बहला रहे हैं ऐसे मजाक करके कि जीवन में कष्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइएगा। फटाफट से बता दीजिए कि 66% लोग कह रहे हैं कि बी ऑप्शन, यानी कौन बेस्ट तरीके से किसके इंपैक्ट को है, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, यानी आनुवंशिकता का क्या इंपैक्ट है डेवलपमेंट पे। तो हेरिडिटी डिटरमिन्स हाउ फार वी विल गो, वी विल गो तो हो गया, आपको 100% पता है कि कितना जाएंगे, वो तो किसे ही पता हो सकता है। इट डिटरमिन्स हाउ फार वी कैन गो, संभावना कितनी है, एक बेस लाइन दे दी, एक बेस लाइन दे दी किसने, हेरिडिटी ने, ठीक है ना, एक बेस दे दिया हेरिडिटी ने। एक और टर्म मैंने यूज किया था बैच में, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि खेलने का मौका दे देती है, इस बीच में आप खेलते रहते हैं। हेरिडिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है। इट इज द प्राइम डिटर्मिनेंट, ये प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, प्राइम इन दोनों का प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं कह रहे हम यहाँ पे, हम कह रहे हैं ये डिसाइड करेगी कि कितना दूर हम जा सकते हैं, संभावनाएं कितनी है, फिर बाकी चीजें एनवायरमेंट निर्धारित करेगा कि कितना दूर जाएंगे, हाउ फार वी विल गो, वो एनवायरमेंट पे भी निर्भर हो जाएगा कुछ हद तक। तो क्वेश्चन नंबर 24 एनवायरमेंट की बात होती तो ए, अभी हेरिडिटी की बात हो रही है तो हम बी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स, यानी सीखने में जो कमियां रह गई हैं, गैप रह गए हैं, उनकी पहचान के लिए एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू, और उनकी पूर्ति के लिए, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाता है। सीखने में जो गैप्स रह गए हैं उनको पहचानना पहले और फिर उनकी पूर्ति करना, इसके लिए कौन से प्रकार की शिक्षा दी जाती है, फटाफट से आप बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो क्वालिटी यहाँ से एकदम मक्खन है, आप अपने एंड से क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। झेल तो बिल्कुल सकते हैं मैम ये जोक्स, बिकॉज आप बेस्ट पढ़ाते हो। अच्छा धन्यवाद वर्षा, आप भी बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को तुमसे डीपी याद है। देखो कोई पूछ रहा है मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे के कितने दांत होते हैं, ECCE का पेपर देने जाओगे ना, वहां भी नहीं पूछे जाते आजकल ये सवाल। देखो दुर्गानंद कितने ईगो सेंट्रिक हो गए हैं, कह रहे हैं निशा मेरी वाइफ का नाम भी है। इसको 3 से 6 वर्ष कहेंगे, दिल पे मत लीजिएगा, हम मजाक करते रहते हैं दुर्गानंद जी, हमने मान लिया। एक वाहियात एग्जाम्पल दे दीजिए ना, एनर्जी बनी रहेगी। देखो देखो इनको, मतलब मैं अपना मजाक उड़वा लूं यहाँ पे इनके मजे के लिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग देम, तो गैप्स पहचानना क्या होता है आपका, डायग्नोज करना यानी पहचान रहे हैं, और उसके बाद उनको पूर्ति करना यानी रेमेडी करना। तो हमेशा याद रखिएगा, इस पे आज भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा कजिन जो है वो एग्जाम देकर के आया भाई, तो बता ही रहा था। तो डायग्नोज करेंगे पहले और फिर रेमेडी देंगे, ये तो जन्म जन्मांतर से ये बातें चली आ रही हैं CCE के तहत, ये हमने CTET में भी पढ़ा है। तो रेमेडियल टीचिंग देना, गैप पहचान के उसकी पूर्ति करना, रेमेडियल टीचिंग, सिर्फ गैप पहचानना डायग्नोस्टिक, ठीक। ये रिफ्लेक्टिंग, रीटीचिंग, ये सब इसी में आ जाएगा। रेमेडियल में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, टीम टीचिंग की पड़ेगी टीम टीचिंग का कर लेंगे, रिफ्लेक्टिव की पड़ेगी रिफ्लेक्टिव का कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव, एक टीचर जो है ज्यादा प्रभावी हो जाएगा यदि बताइए। पहला ऑप्शन है ही शी यूजेस गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स, यदि वो अच्छी सामग्री का प्रयोग करे तो प्रभावी हो जाएगा। कोई भी टीचर प्रभावी हो जाएगा बस अच्छी सामग्री दे दो, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया। देखिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आता है बी ऑप्शन, ही शी हेल्प्स स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को सवाल पूछने के लिए क्या करता है, मदद करता है। ये बात हमें सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है। फिर भी सी ऑप्शन पढ़ेंगे, ही शी हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग, इससे बढ़िया तो दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स, सिर्फ हाई मार्क्स नहीं, हमें लर्निंग मास्टरी वाली चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं, ये सब आ जाएगा किसमें, मास्टरी लर्निंग में। बेस्ट ऑप्शन क्या है, बच्चे को पारंगत
करने में, महारत हासिल करने में मदद करे, वो लर्निंग बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे, 1 मिनट का समय देंगे। और अगर हम बात करें, एक होते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, या वो टीचर जो परफॉर्मेंस पे फोकस करे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ये केंद्रता है, ओरिएंटेशन मतलब सेंटर्ड है, ठीक। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या है? फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, रट्टा लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं, फर्स्ट आ जाओ, परफॉर्म करो, ठीक, कैसे भी करो, रट के करो, रो के करो, हंस के करो, समझ के करो, ठीक। फिर आता है दूसरा फेलियर अवॉइडेंस, फेलियर से बचने के लिए, फेलियर अवॉइडेंस। तो फेलियर से आप क्या कर रहे हैं? बचना चाह रहे हैं, बस 33% मार्क्स ले आओ किसी तरह से, सीटेट क्रैक हो जाए, 60% आ जाए और फेलियर से बच जाए, ये हुआ फेलियर अवॉइडेंस। ये भी उतना अच्छा नहीं है और ये भी इतना अच्छा नहीं है कि आपका सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान हो या आप फेल होने से बचना चाहते हो। बेस्ट क्या है? बेस्ट है मास्टरी ओरिएंटेशन। आप मास्टर बनना चाहते हो किसी चीज के, वो याद कीजिए, है ना, किसके पीछे भागो, वो 3 इडियट का जो आपका डायलॉग है, सक्सेस के पीछे नहीं भागो। कर दिया वेरी गुड, सोशल कंडीशनिंग, शाबाश, गिरा दो बाबू इसके 2 कर, एक काम करो, उसको ऐसे खोल दो आज लैपटॉप को देखो, अगर हम बात करें मास्टरी ओरिएंटेशन की, तो मास्टरी ओरिएंटेशन में क्या होता है? किसके? एक्सेलेंस के पीछे भागो, एग्जैक्टली। तो एक्सेलेंस के पीछे भागो, निशा दिल पे लगे कि अरे सक्सेस के पीछे भागो, तो वो सक्सेस के पीछे भागो मतलब परफॉर्मेंस के पीछे भागो, तो वो सही तरीका नहीं होगा। मास्टरी के पीछे भागना है। मास्टरी ओरिएंटेशन मतलब आपका लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपको सब कुछ आता हो, आप सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आप सीख रहे हैं, नंबर अपने आप आ जाएंगे, वो वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए फिर, मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट है, चाहे वो लर्निंग की बात हो, चाहे वो सिखाने की बात हो, टीचिंग की हो, चाहे लर्निंग की हो, तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, ये बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं। सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी सामाजिक परिपक्वता की सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है सामाजिक मैच्योरिटी को, सोशल मैच्योरिटी को, किस एक ऑप्शन में? बताइएगा। फिर कोई कह रहा है पीयूष को देख लो, कह रहे हैं गर्लफ्रेंड के पीछे भी भागते हैं। हाँ, बहुत हंसी आई, वाह। फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता, बेइज्जती। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं, तुम बहुत हंसी आ रही है। सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी सामाजिक परिपक्वता को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कैसे किया जा सकता है, ये बताइएगा फटाफट से। मैम आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, 3 ईयर से जुड़े हुए हैं, आदित्य कह रहे हैं। इतना वीक हो गए हो, आपके चैनल से इतना वीक कभी नहीं देखा। अरे यार बैंड बज गई यार, कोई बात नहीं, बट ठीक है, क्योंकि पहले सीटेट में इतना व्यस्त थी, पूरा नोट्स बनाओ, ये करो, सिंगल हैंडेडली इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। निशा तो सोते सोते कभी कहती है चलो ठीक है, थोड़ी मदद चाहिए, ठीक है, ये वाले नोट्स में देख लूंगी, है ना, बस वो इतना ही कर पाती है। हो जाएंगी चीजें ठीक, अभी नेक्स्ट मंथ से जिम जाना शुरू करेंगे वापस, सब सही हो जाएगा। देखिएगा डी ऑप्शन, 70% लोग। सोशल मैच्योरिटी, एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये मूवी थोड़ी चल रही है, बुक थोड़ी लिख रहे हैं, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनकी बुक का नाम है? अच्छा तुमसे कुछ नहीं पूछे, ठीक है। अरे हैं एक व्यक्ति, चार्ल्स कुछ नाम है। हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट, चलो कह सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, चलो मान लिया। अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पसेस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, सबसे बेहतर ऑप्शन। पुराने जमाने में कहा जाता था जो सबसे बड़ा उत्तर ऑप्शन वो सबसे सही, इस पे वो बात लागू हो रही है, बट ये हर जगह लागू नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें बाकी सबको इंक्लूड कर लिया और बेहतर तरीके से इंक्लूड किया है कि हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स। भाई सामाजिक मैच्योरिटी उसको कहेंगे जहां आप अपनी नीड्स को भी इंक्लूड कर पा रहे हो, आपको अपनी नीड्स को भी इंटीग्रेट करना आता हो, और दूसरा क्या कर रहे हैं आप, अपनी नीड्स को एंड पर्पसेस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी समाज का भी भला हो रहा हो और आपकी भी इच्छाएं पूरी हो रही हो, तो आप सोशली मैच्योर हो गए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा और बताइएगा। डेल कार्नेगी, एग्जैक्टली, हाँ डेल कार्नेगी की बुक है। एक मैराथन करा दो, बस आराम करो, ये चलने दो स्वीकृति, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा दिमाग चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलने दो अभी इसी तरह से। मैराथन भी करा देंगे, डोंट वरी। मैराथन से कम है क्या ये? 2-2 घंटे से कम का सेशन कहाँ हो रहा है आपका आजकल? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। डी 51% लोग कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट MR चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दे लैक इन एबिलिटी टू जनरलाइज, यानी सामान्यकरण की जो क्षमता है उसका अभाव होता है। दे फील डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्शन,
चलो ठीक है। दे आर पुअर इन कम्युनिकेशन एबिलिटी, हो सकता है। दे कैन अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अब ये उनसे ज्यादा ही, जो मेंटली रिटार्डेड है उससे हम कॉज एंड इफेक्ट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रीजनिंग एबिलिटी चाहिए, जिसके लिए पियाजे के अनुसार कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है, धूप का निकलना, तो सनलाइट है, और इफेक्ट क्या है, कपड़े सूखते हैं। तो ये तो बहुत लॉजिक वाली बात हो गई, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो अपना ही ध्यान रख ले, बहुत बड़ी बात है। तो बाकी चीजें फिर भी कुछ हद तक हम मान लेते हैं, ये तो नहीं मान पाएंगे, है ना। तो इसको अच्छा, मेंटली रिटार्डेड में भी जो आपका DSM-4 है, वो डायग्नोस्टिक मैनुअल है ना, DSM-4 ही है ना मैडम, आपको तो पता होगा, स्पेशल एजुकेशन कुछ नहीं पता। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, यही टोन में हमको जवाब चाहिए था। निशा मैम के लिए चाय समोसा, अरे इनको तुम पानी मत दो, इनसे पूछा इतना आसान बात, बताना नहीं चाहती हैं आपको, ज्ञान का वितरण नहीं करना चाहती हैं, खुद तक रखना चाहती हैं सिर्फ। तो DSM-4 ये डायग्नोस्टिक मैनुअल है डिसेबिलिटीज को लेकर के, मेंटल रिटार्डेशन को लेकर के। तो इसमें ये कहा गया है बेसिकली कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन IQ कितना होगा, 50 से 70। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, MR की भी कई कैटेगरीज है ना, तो 35 to 50। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाएगा, अपना भी गार्जियन चाहिए इसमें, 20 से 35। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन लेस देन 20, जिसको इडियट कह देते हैं, आपकी IQ टेबल जो उनकी है टर्मन की, उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें एक और चीज होती है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है, कल मैं बताऊंगी। EMR, एडुकेबली मेंटली रिटार्डेड। दूसरा कौन सा होता है भाई, मॉडरेट। और तीसरा है आपका EMR ही होता है, आई थिंक। मैंने बैचेस में बताया हुआ है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तीनों कैटेगरीज बता देना जिन्होंने पढ़ा हो कमेंट में, बाकी हम कल चर्चा कर लेंगे, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। EMR और TMR, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड और एडुकेबल एंड ऑल, ठीक है। चलिए ETC बताया था, राइट, एडुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल, राइट। तो एडुकेबल वो होते हैं 50 से 70 वाले, जिनको पढ़ाया जा सकता है कुछ हद तक बेसिक, और आपका जो T है वो ट्रेनेबल होते हैं, ये 35 से 50 वाले, और जो आपके कस्टोडियल हैं वो 20 से 35 वाले, ठीक, उनको कस्टडी में रखना पड़ेगा, वो खुद से ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो इसी में ETC लिख लेना, ठीक है। ETC होता है वो प्लेन वाले यूज करते हैं टर्म, पायलट्स वगैरह, ठीक। कस्टोडियल, ट्रेनेबल और एडुकेबल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आपने बहुत प्यारे तरीके से साथ दिया। द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू, अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, उपलब्धि प्रश्न पत्र, कितनी उपलब्धि हुई, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे उसके अगेंस्ट कितना आउटकम आ पाया, ये है अचीवमेंट टेस्ट। पहला ऑप्शन क्या है, समझते हैं। आयात क्या कह रहे हो भाई, मैम निशा को दिखाओ, अरे पढ़ लो यार, 2 दिन बाद पेपर है। ये मैं थोड़ा बहुत मजाक इसलिए कर रही हूँ, बहुत स्ट्रेस ना बने आपके ऊपर, क्योंकि वैसे दिन भर रात भर पढ़ रहे हैं लोग। मैं बैच में पूछ रही थी, 3-4 घंटे भी सो रहे हैं लोग, 13 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ने वाले भी लोग हैं। कोई तो 23 कह रहा था, वो पता नहीं कौन से गोला का प्राणी होगा। अगर हम बात करें, द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट, उपलब्धि परीक्षणों का उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं। ग्रेड लर्नर्स एज शार्प, वीक एंड एवरेज, बिल्कुल। लेबल करना किसी भी पेपर का उद्देश्य नहीं हो सकता, किसी भी टेस्ट का उद्देश्य नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, ये बाकी के 3 हो सकते हैं। ये देखना कि बच्चों ने कितना सीख लिया है, ये एक उद्देश्य हुआ। बच्चे कहाँ वीक हैं, ये एक उद्देश्य हुआ, कहाँ उनको दिक्कत है, कहाँ वो स्ट्रांग है। और स्कोलास्टिक गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे ईयर के शुरुआत में, वो किस हद तक अचीव हुए हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति जो हमने उद्देश्य रखे थे वो किस हद तक हो पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आखिरी सवाल, द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP इज नॉट बेस्ड ऑन दी आइडिया ऑफ, IEP कहाँ यूज करते हैं हम, इंक्लूसिव एजुकेशन में। स्पेशल बच्चों के लिए हम पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ एक प्लान बनाते हैं, जहां पे हम इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाते हैं। यूनिट वाइज करा दीजिए, मैं देखूंगी यार, अगर हो पाया तो एक सेशन या तो बड़ा लेना भी मुश्किल, ओहो देखना ये चल गया क्या, हाँ अभी चल गया, ये बीच में बफरिंग हो गई थी। अगर हम बात करें, हाँ जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, यूनिट वाइज भी करा दीजिए। यूनिट वाइज से ज्यादा बेहतर समय खैर ये वाला है अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर 20 के आसपास भी मैं 5 दिन में 5 यूनिट हो जाएंगी, या 2 यूनिट एक दिन में भी करी तो कर सकते हैं ये ट्राई। बट अभी थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चन कर लो 2-4-6 दिन, उससे क्या होगा, पेपर में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी, बिल्कुल एकदम होता है ना, कम समय में ज्यादा फायदा वाली बात है ये, ठीक है ना।
ठीक, डी ऑप्शन 70% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आईईपी की बात, ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है जो स्पेशल बच्चे के लिए बनाया जाएगा पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। बहुत ही पॉजिटिव चीज है, इसको यूज किया जाना चाहिए। करंट स्ट्रेंथ्स, चलो ठीक है। इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव, चलो ठीक है। यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, पेरेंट्स भी, टीचर भी, स्कूल का माहौल भी, ठीक है। सेपरेट या सेग्रीगेट करना, लेबल करना, अलग थलग करना, ग्रुपिंग कर देना बच्चों को अलग से, क्षमता समूहन या एबिलिटी ग्रुपिंग कर देना उसकी, ये खराब बात हो जाएगी। ये आपको कोऑपरेशन में एक साथ सिखाना है, ना कि बच्चे को अलग थलग महसूस कराना है। तो ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। आज के पेपर का जो फीडबैक है वो यही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस नॉट लगा करके पूछे हुए हैं, और जैसे ही क्वेश्चन नॉट के साथ आए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, कान ऐसे 3 इडियट की तरह खड़े कर लेने हैं और जवाब बहुत ही ध्यान से देना है। पेपर में अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ा लो। आज जो मेरा कजन है वो बता रहा था भाई के पेपर में प्रॉपरली टाइप्ड भी नहीं है पेपर, मतलब ऐसा प्रिंटेड जैसी चीजें हो रही हैं कि स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वहां थोड़ी बहुत समस्या ना हो, इसलिए प्रैक्टिस इतनी करके जाओ। ठीक, ये आपकी बैच वाली बात रही। करियर वाले ऐप पे है, कहीं और से आप एनरोल मत करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपको करना ही करना है। अब ये उन लोगों के लिए जिनको एंड मोमेंट पे घबराहट हो रही है, क्योंकि चीजें एज इट इज बस रही है। ठीक, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आज वाले सेशन का भी, पहला भी, विद आंसर्स। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। कमेंट्स में कोई और विचार हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो भी आप बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, कल मिलेंगे 9 या 9:15 के आसपास और क्वेश्चंस करेंगे। और अच्छा, कल तो 13 और 14 को जो पेपर हुआ है उसका भी हो सकता है कि मैं ये वाले क्वेश्चन ना करा करके उसका एक रिव्यू बना दूं, क्योंकि उसमें काफी चीजें आपको आइडिया लग जाएगा पेपर आ कैसा रहा है, और चीजें उसी तर्ज पे चलनी है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। 24, 26, 27 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐप पे क्लास में अलग से लगवाऊंगी 1-2 दिन में, डोंट वरी, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस यहाँ भी चल रही है, प्रैक्टिस वहां भी चल रही है, तो बेवजह आपका भी बहुत ज्यादा समय लेकर के उससे कुछ स्पेशल नहीं हो जाएगा। ठीक, और ऑलरेडी ही कितना 130 वीडियोस आपके पास हैं, जिसमें से 30 बिल्कुल लाइव हैं, बड़े बड़े। चलिए, टेक केयर। कोई और कष्ट हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।